हेलो एवरीवन, फिर से आपका एक बार संस्कृत या इसके ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनपीए के बारे में, और मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बता दिया था कि एनपीए क्या होता है, एनपीए के कारण कौन से होते हैं, एनपीए का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन पढ़ा था हमने, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एसेट और लॉस एसेट्स के बारे में। फिर हमने देखा था कि एनपीए का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या होता है और बैंकिंग सिस्टम पर प्रभाव, और साथ साथ हमने एनपीए से संबंधित कुछ शब्दावली जानी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड था, आपको याद होगा, स्ट्रेस्ड एसेट्स, दबाव युक्त परिसंपत्तियाँ। स्ट्रेस्ड एसेट्स में क्या क्या था? एनपीए, उसके अलावा रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स, और प्लस में आपको ध्यान हो तो एक और वर्ड, राइट ऑफ एसेट्स। तो यानी एनपीए, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स प्लस राइट ऑफ एसेट्स, तीन शब्दों को मिला के स्ट्रेस्ड एसेट्स शब्द पूरा हुआ था। फिर हमने एक और शब्दावली देखी थी, प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग जितनी ज़्यादा होगी बैंकों का रिस्क कम हो जाएगा, यद्यपि बैंकों की साख सृजन क्षमता पर असर पड़ेगा, साख सृजन क्षमता घट जाएगी। तो हमने एनपीए की सारी ये बातें जान ली हैं। अब बात आती है मेन कि एनपीए इतना बढ़ रहा है तो इसका उपाय क्या? कारण आपको कल ध्यान होंगे, और एक बड़ा कारण था बैंकों का प्रबंधन खराब होना। तो एनपीए के उपाय को समझ लेते हैं आज हम। एनपीए के उपाय कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले इस चार्ट से देखते हैं कौन कौन से उपाय संभव हैं। ये कुछ नाम है उपाय के, सभी उपाय हमें डिटेल से समझने हैं। जैसे यहाँ से शुरू करते हैं, सरफेसी अधिनियम। ये एक अधिनियम है, सरफेसी, अगर मैं हिंदी में लिखूं सरफेसी अधिनियम, तो बाकी क्या होता है अभी हम पढ़ लेंगे। सरफेसी अधिनियम, उसके अलावा सेकंड डीआरटी। डीआरटी की फुल फॉर्म होती है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ऋण वसूली प्राधिकरण या न्यायाधिकरण। यहाँ पे वर्ड है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एआरसी। ये है इंद्रधनुष, एक अभियान चलाया था सरकार ने। फिर प्रोजेक्ट सशक्त, प्रोजेक्ट सशक्त में क्या क्या चीज़ें हैं वो समझनी हमें। उसके अलावा बैड बैंक चर्चा में चल रहा है आजकल, और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं मानता हूँ इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, दिवालियापन एवं बैंकरप्सी संहिता। तो हमें ये सारी बातें जाननी हैं। तो आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इस एनपीए के उपाय को ठीक से समझ लिया जाए। तो प्रारंभ करते हैं सबसे पहले सरफेसी अधिनियम से। देखिए, सरफेसी अधिनियम 2002 का अधिनियम है, सरफेसी एक्ट 2002। और इस अधिनियम में क्या लिखा है उसको समझें। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप पुरानी एक क्लास में जो बताया था याद करें कि जब भी कोई व्यक्ति बैंक से ऋण लेने जाता है, बैंक से किसी कस्टमर ने लोन लिया, तो बैंक ने उस लोन के एवज में उस कस्टमर से कुछ ना कुछ सिक्योरिटी ली होगी, सिक्योरिटी बैंक ने रखवा ली। यदि ये कस्टमर लोन का भुगतान ना करे तो आप लोगों के मन में जिज्ञासा आती है कि सर अगर उसने लोन पे नहीं किया, बैंक फिर सिक्योरिटी का क्या करेगा? तो बैंक उस सिक्योरिटी को जब्त कर लेगा, और बैंक के पास वो अधिकार हो जाएगा कि उस सिक्योरिटी को बेच करके अपने लोन की वसूली कर सके। ये जो बैंक के पास सिक्योरिटी जब्त करने का या उस सिक्योरिटी से अपने ऋण की वसूली करने का अधिकार है, ये अधिकार बैंक को सरफेसी अधिनियम से मिला। दूसरे शब्दों में, भारत की संसद ने एक सरफेसी अधिनियम नाम से अधिनियम पारित किया, और ये अधिनियम बैंकों को अधिकार देता है कि वो यदि ग्राहक उस लोन को पे नहीं करता, अर्थात यदि लोन एनपीए बन जाता है, तो एनपीए की स्थिति में बैंक उस सिक्योरिटी के माध्यम से अपने ऋण की वसूली कर सकते हैं। बैंकों को ये अधिकार सरफेसी अधिनियम 2002 से मिला। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कहीं बैंक इस अधिनियम का गलत प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं? मतलब मान लो सिक्योरिटी है 40 लाख की, लोन बकाया है मात्र 25 लाख, तो बैंक कहेंगे हमने तो पूरी सिक्योरिटी रख ली। कस्टमर कहेगा सर 25 लाख था तो 25 लाख काट लो, बाकी वापस दे दो। तो यहाँ पर मतलब कोई कस्टमर का या ग्राहक का अहित ना हो, इसके लिए इस अधिनियम की देखरेख करेगा कौन? आरबीआई। दूसरे शब्दों में, आरबीआई ये देखेगा कि बैंकों द्वारा इस अधिनियम का प्रयोग उचित तरीके से किया जा रहा है या नहीं। और हाल ही में इसमें संशोधन हुआ था। संशोधन करके बैंकों को अधिकार दे दिया गया कि वो किसी कंपनी के प्रबंधन को अपने पास भी ले सकते हैं, अपने हिस्से, अपने अधिकार में ले सकते हैं कंपनी के प्रबंधन को। कब ले सकते हैं? जब वो लोन एनपीए बन जाए। अब यहाँ पे फिर से एक जिज्ञासा आती है कि सर अगर सिक्योरिटी बेच करके लोन की वसूली ही हो जाती है तो फिर और सारे उपाय हैं, उनकी आवश्यकता ही क्या है? तो अब आप प्रैक्टिकली समझना। ये कहने के लिए तो आसान लगता है कि लोन की वसूली करनी हो, एनपीए की वसूली, तो सिक्योरिटी को बेचने का अधिकार बैंकों को मिल गया। लेकिन व्यवहारिक तौर पे देखा जाता है इस अधिकार से बैंकों को खास लाभ नहीं हुआ है।
क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब बैंक का कोई व्यक्ति लोन वसूलने या एनपीए वसूलने जाता है तो कस्टमर उसे ठीक से ना तो रिप्लाई करता है और कस्टमर उसे लोन पे करने से मना कर देते हैं। जैसे आप इमेजिन करें, ज़रा व्यवहारिक तौर पर समझिएगा कि मान लेते हैं किसी गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में कोई छोटी सी इकाई थी, छोटी कंपनी थी। वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में जब वो कंपनी ने लोन पे नहीं किया, लोन वो बन गया एनपीए। अब बैंक के लोग उस ग्रामीण क्षेत्र में जाके उस कंपनी के लोगों से लोन वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। या मान लो आप, ये किसी ग्रामीण क्षेत्र में किसी व्यक्ति ने कार लोन लिया था, वो लोन पे नहीं कर रहा, तो बैंक वाले जाएंगे, भाई हम आपकी कार जब्त कर लेंगे। तो वहाँ पर पूरी संभावना बनती है कि उस ग्राहक के परिवार वाले या ग्राहक के सगे संबंधी उस बैंक के व्यक्ति के साथ मिसबिहेव करें। हो सकता है कि धमकी दे दें कि अगर तुम दोबारा लोन मांगने आए तो हम ये करेंगे, वो करेंगे। और उसके बाद क्या होता है, बैंक का जो भी व्यक्ति वहाँ पे गया, जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ गया, वो कागज़ों में दिखाता रहेगा, शो करता रहेगा कि वो कस्टमर मिला ही नहीं, क्योंकि उसको भी अपनी पहले कहें कि जान की परवाह है। इसीलिए व्यवहारिक तौर पर ये देखा गया है कि बैंकों को ऋण वसूलने का अधिकार तो मिला है सरफेसी अधिनियम से, लेकिन वो अधिकार व्यवहारिक तौर पर कोई खास लाभ नहीं मिलता। जब उस लोन की वसूली करने जाते हैं तो कभी एड्रेस पर व्यक्ति ही नहीं मिला, एड्रेस गलत था, या व्यक्ति ने कहा कि उसके जो लोग वहाँ पे मिले, घर परिवार के लोग, वो कहते हैं अब यहाँ नहीं रहता है, चला गया है यहाँ से। इस प्रकार से अनेक तरह की व्यवहारिक कठिनाइयाँ आती हैं। तो ये जो मैं कह रहा था कि मारपीट की संभावना, ऐसा कुछ हो सकता है, तो सरफेसी अधिनियम में संशोधन किया, संशोधन करके बैंकों को अधिकार दे दिया कि जिला मजिस्ट्रेट आपके साथ जाएगा और 30 दिन के अंदर अंदर आप उस एनपीए की वसूली कर सकते हो। यानी आप समझ रहे हैं कि अगर आप आईएएस बन गए तो आपको भी बाद में ऋण वसूली करने में बैंकों की सहायता करनी पड़ेगी। उस समय फिर से आपको जानना पड़ेगा एनपीए क्या है, तो अच्छा है कि आज ही जान लेते हैं। 30 दिन के अंदर अंदर जिला मजिस्ट्रेट की सहायता से बैंक उस कंपनी के प्रबंधन को अपने अधिकार में ले लेगा। अब जिला मजिस्ट्रेट की सहायता से होगा तो आपको लगेगा सर अब तो वसूली हो ही जाती होगी। अभी भी व्यवहारिक तौर पर मुश्किल है, क्योंकि आप समझिए, आप जिला मजिस्ट्रेट बन जाएं, आप वहाँ जाएंगे तो आपके साथ 1 या 2 पुलिस के जो कर्मचारी कहें कि वो लोग होंगे, लेकिन इतना ज़्यादा पुलिस बल आपके पास नहीं होगा कि पूरे ग्रामीण जनसंख्या के साथ आप टकराव कर सकें। तो वहाँ पर प्रशासनिक कार्रवाई की आप धमकी दे सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, शहरी क्षेत्र में भी होता है, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं होता। तो भारत में समस्या है कि बैंकों ने जब लोन दिया था तब उन्होंने सही डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं कराए हैं, वहाँ पे प्रबंधन खराब था। इसीलिए सरफेसी अधिनियम होने के बाद भी बैंक ऋण की वसूली नहीं कर पाते। यद्यपि बैंकों का ये कहना है कि सरफेसी अधिनियम में हमें पूर्ण अधिकार नहीं मिले हैं, कुछ कमियां हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये तो रही बात, सरफेसी अधिनियम बैंकों को क्या अधिकार देता है। और ध्यान रखिएगा, सरफेसी अधिनियम को रेगुलेट करेगा आरबीआई, पास किया संसद ने। दूसरा एक केस बन सकता है कि मान लेते हैं कि बैंक ने कस्टमर को जब ऋण दिया, कस्टमर को लोन दिया, और जब लोन चुकाने का टाइम आया तो ये कस्टमर कहता है कि आप मुझसे ज़्यादा लोन वसूल रहे हैं, ब्याज की दर आपने ज़्यादा लगा दी, बताई कुछ और थी, या आप मुझसे ज़्यादा ब्याज की किस्त ले रहे हैं, ईएमआई ले रहे हैं, वगैरह वगैरह। ग्राहक ने लोन को पे करने से मना कर दिया। बैंक कहता है हमने कुछ गलत नहीं किया। दोनों के बीच में विवाद हो गया। विवाद का परिणाम ये एनपीए बढ़ता जा रहा है, समय बढ़ता जा रहा है, एनपीए में काउंट होगा वो। इस विवाद को हल करने के लिए एक प्रकार का न्यायाधिकरण है जिसे हम डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल कहते हैं, DRT, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, हिंदी में ऋण वसूली न्यायाधिकरण। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल एक प्रकार का न्यायिक कहें कि न्यायिक निकाय है, न्यायाधिकरण नाम ही है उसका, उससे पता लग रहा है ये। जैसे आपने सुना होगा NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। NGT केवल पर्यावरण के मुद्दों से संबंधित निर्णय देता है। ऐसी जो DRT है वो केवल ऋण, डेट का हिंदी मतलब ऋण की वसूली से संबंधित मामलों की सुनवाई यहाँ होती है। अन्य किसी के फौजदारी या दीवानी मामलों की सुनवाई यहाँ पर नहीं की जाती है। केवल और केवल एनपीए संबंधी विवादों को हल किया जाएगा। तो आप कह सकते हैं ये विशेष प्रकार का न्यायालय, इसीलिए ट्रिब्यूनल वर्ड यूज किया गया। तो DRT का काम क्या है, वित्तीय संस्था और ग्राहक के बीच किसी भी प्रकार का अगर विवाद हो जाए लोन से संबंधित,
तो उस विवाद का हल DRT में होता है। क्लियर हुआ DRT क्या है। अब समस्या यहाँ पे भी क्या है, देखिए हम सारे उपाय पढ़ेंगे और हर उपाय की आलोचना भी साथ साथ करते जाएंगे ताकि आपको समझ में आए कि दूसरे उपाय की जरूरत क्यों पड़ रही है। अब यहाँ विवादों की संख्या बढ़ रही है। भारत में DRT की संख्या कम है, यानी इस प्रकार के ट्रिब्यूनल की संख्या कम है। यदि मान लो इन दोनों में से कोई भी व्यक्ति, बैंक या कस्टमर, उस विवाद को न्यायालय में ले जाना चाह रहा है, तो वो अपील करेगा पहले DRT में। उसने DRT में केस फाइल कर दिया। DRT अगर निर्णय देगा तो किसी एक के पक्ष में जाएगा, या तो ग्राहक के हित में या फिर बैंक के पक्ष में। अगर दूसरी पार्टी उसके खिलाफ अपील करना चाहे तो अपील कहाँ होगी, DRAT, डेट रिकवरी अपीलीय ट्रिब्यूनल, हिंदी में ऋण वसूली अपीलीय प्राधिकरण। पहले केस गया था ऋण वसूली प्राधिकरण में, अब अपीलीय प्राधिकरण में, और यहाँ से भी अगर आगे अपील करनी है तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अर्थात अब आपको समझ आ रहा होगा कि भारत की न्यायिक व्यवस्था, वैसे ही नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस बहुत ज़्यादा हैं भारत में, और इस प्रकार के पेंडिंग केसेस अब बढ़ते जा रहे हैं। उस तरफ DRT की संख्या कम है, इधर पेंडिंग नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। तो परिणाम क्या होगा कि बैंक NPA की वसूली नहीं कर पाता, वो कोर्ट में केस चलता रहता है, ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है। एक और बैंक को यहाँ पे दिक्कत होती है, एक तो वो लोन NPA बना ही हुआ है, दूसरा यहाँ पर बैंक की अब लागत भी लग रही है। उस विवाद को हल करने के लिए बैंक को कुछ कानूनी कार्रवाई से संबंधित पैसा खर्च करना पड़ रहा है, लागत लग रही है। और तीसरी बात, भविष्य में यदि बैंक कभी लोन रिकवर कर पाया, मान लो निर्णय बैंक के पक्ष में चला जाए, तो जो इस कस्टमर की सिक्योरिटी थी, उस सिक्योरिटी को बैंक जब्त कर लेगा बाद में DRT के निर्णय के बाद। ये भी संभावना है कि उस सिक्योरिटी की वैल्यू तब तक घट चुकी हो, डेप्रिशिएट हो गया हो। आप समझिए बात को, जैसे मान लो कार लोन है ये और विवाद हो गया, ये 3 साल में इसका निर्णय आया, तो 3 साल बाद कार की वैल्यू घट चुकी होगी। जब बैंक कार को रिकवर करने जाएगा, कार को वहाँ से पिक करने जाएगा, तब तक उसकी वैल्यू घट चुकी होगी। तो डेप्रिशिएशन की वजह से बैंक को और नुकसान होता है। तो आप कहेंगे बैंक को यहाँ पे चौतरफा समस्या झेलनी पड़ती है। NPA बना, बैलेंस शीट खराब हो रही है, लागत भी लगी, और संभावना है कि भविष्य में उतना पैसा वसूल भी ना पाए जितना आज वसूल सकता है। तो DRT और DRAT भी इस समस्या को हल करने में नाकाम रहे हैं। इस जो मैंने कहा था कि आपसे नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस ज़्यादा हैं, इस पेंडिंग केसेस को कम करने के लिए DRT की संख्या बढ़ानी चाहिए। तो भारत सरकार थोड़ी थोड़ी कोशिश करती है DRT की संख्या बढ़ाए, लेकिन उससे भी ज़्यादा DRT के जो अधिकारी होते हैं, जिसे हम नाम बोलते हैं प्रेजाइडिंग ऑफिसर, जैसे कोर्ट में हम बोलते हैं जज, ऐसे GRT में, ट्रिब्यूनल में हम बोलते हैं प्रेजाइडिंग ऑफिसर, हिंदी में पीठासीन अधिकारी। तो पीठासीन अधिकारी रिटायर हो गया, अब नया अधिकारी नियुक्त करने में सरकार बहुत समय लगा देती है। तो सरकार ने यहाँ पे एक उपाय निकाला, DRT का जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर था, इसकी रिटायरमेंट एज 62 वर्ष थी, इसको बढ़ा के 65 वर्ष कर दिया, और इसके रिटायरमेंट एज 65 वर्ष थी, उसको बढ़ा करके 67 वर्ष कर दिया। ऐसा क्यों किया? रिटायरमेंट एज ज़्यादा होगी तो वो व्यक्ति यहाँ पे और ज़्यादा समय तक रहेगा, और ज़्यादा जल्दी नंबर ऑफ़ पेंडिंग केसेस कम करने में सहायता मिलेगी। तो अभी भी ये कहेंगे कि उतना कारगर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि NPA के केसेस इतने ज़्यादा हैं DRT में कि, और नए केस भी आ रहे हैं, पुराने मामले सॉल्व हो नहीं रहे और नए केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि ये भी अभी उतना अच्छा उपाय कारगर हुआ नहीं है। तो ये बात हुई DRT या डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल की। तीसरी बात करते हैं हम ARC के बारे में। ARC की फुल फॉर्म थी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। इसको हम शाब्दिक अर्थ में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन वो हम बाद में समझेंगे। शाब्दिक अर्थ यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए शुरू में जटिल रहेगा, एक बार एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, फिर शाब्दिक अर्थ से समझना आसान रहेगा। मैंने माना कि बैंक ने किसी कस्टमर से NPA लोन वसूलना था। मान लेते हैं कि ये कोई कस्टमर है, इस कस्टमर से बैंक को लोन वसूलना था, ठीक है। मैंने माना कि 5 करोड़ का लोन था और कुछ ब्याज भी रहेगा। बैंक वाले कस्टमर से लोन वसूलेंगे तो दिक्कत क्या है ना कि बैंक का एम्प्लॉय अगर खुद लोन रिकवर करने गया तो लोन रिकवर तुरंत तो होगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आज उसके घर लोन के लिए गए और उसने तुरंत पैसा दे दिया। दूसरी तरफ बैंक में एम्प्लॉय की संख्या घट जाएगी, बैंक का जो स्टाफ है
5 स्टाफ में से एक अगर वो काम ऐसे चला जाएगा लोन वसूलने, तो बाकी 4 के ऊपर फिर बोझ बढ़ जाएगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि यदि बैंक स्वयं लोन वसूलने की कोशिश करे तो बैंक के जो दैनिक कार्य हैं वो प्रभावित होते हैं, दैनिक कार्यों पर असर पड़ता है। अब इसका तरीका क्या निकाला जाए, तो तरीका देखें। एक तीसरी कंपनी से बात करी, ARC नाम रखा हमने इसका, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। बैंक ने इस ARC से बोला कि भाई इस कस्टमर से हमें लोन लेना है, वसूलना है, NPA बन चुका है, अब ये लोन हमें दे नहीं रहा, वापस नहीं मिल पा रहा है पैसा, कस्टमर आनाकानी कर रहा है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं, क्या तुम ये काम कर सकते हो? तो ARC वालों ने बोला, इस कंपनी ने बोला कि हम लोन वसूल लेंगे। कहाँ से वसूलेंगे लोन? कस्टमर से, और वसूल के आपको दे देंगे। तो बैंक कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी बैंक अब अपना काम थर्ड पार्टी को दे रहा है, ARC को। लेकिन ARC कहता है सर आपका 5 करोड़ का लोन है, पहले हम उस कस्टमर के बारे में सारी जानकारी चेक करना चाहेंगे। तो बैंक ने उस कस्टमर की फाइल जो है ARC को दे दी, बोला कि आप चेक कर लो सब। ARC ने उस पूरी फाइल को स्टडी किया, स्टडी करके ARC ने कहा कि हम आपको पेमेंट करेंगे 1 करोड़ रुपए का। किसको पे करेंगे? बैंक को। हम इस कस्टमर से पैसा वसूल करेंगे और आपको 1 करोड़ दे देंगे। अब आप कहेंगे सर लोन तो 5 का था। बिल्कुल, ARC ने कैलकुलेट किया हम इस कस्टमर से कितना पैसा वसूल कर पाएंगे। दूसरे शब्दों में बोले तो ARC भी ये मान रही है कि इससे 5 करोड़ वसूलना तो मुश्किल है, जितना वसूल होगा उसमें से कुछ हम बैंक को दे देंगे, कुछ अपना प्रॉफिट। तो आप मान के चलो ARC सोच रही होगी कि हम इससे 1 करोड़ 20-30 लाख के आसपास वसूलेंगे। तो 20 लाख या 30 लाख उन्होंने अपना प्रॉफिट मान लिया, 1 करोड़ बैंक को देने की बात करी। अब आप कहेंगे कि सर बैंक क्यों एग्री होगा? फिर वही पुरानी बात कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बैंक को लगता है कि इस कस्टमर से लोन वसूला ही नहीं जा सकता, मुश्किल से 20-30 लाख से ज़्यादा देगा नहीं है। तो बैंक कहता है ठीक है, बैंक एग्री हो गया। बैंक ने कहा हम आपसे 1 करोड़ ले लेंगे और इस कस्टमर से लोन वसूलने के सारे अधिकार बैंक ने अब दे दिए किसे? ARC को। अब ARC के रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे कस्टमर के घर और क्या बोलेंगे वहाँ जाके, हम कहाँ से आए हैं? बैंक से। वो थोड़ी बताएंगे हमें ARC है, बैंक क्या होता है, ARC क्या होता है, इसको बताने की थोड़ी ज़रूरत है। तो ARC वाले अब जाएंगे कस्टमर के घर और बोलेंगे हम बैंक से आए हैं पैसा वसूलने के लिए। अब आप ये बताइए कि बैंक के पास ग्राहक से ऋण वसूलने का अधिकार था, किस अधिनियम से था? तो सरफेसी अधिनियम। ध्यान आया आपको? अभी अभी बताया, सरफेसी अधिनियम बैंकों को यह अधिकार देता है कि वो ग्राहक की परिसंपत्ति को जब्त कर सकते हैं यदि ग्राहक ऋण चुकाने में असमर्थ हो तो। अब वो परिसंपत्ति जब्त करेगा कौन? ARC। तो क्या मैं ऐसे कह दूं बैंकों का जो अधिकार था वो ARC को ट्रांसफ़र हो गया और अब ARC काम करेगा, तो ARC भी किस अधिनियम के तहत काम करेगा? आंसर सरफेसी अधिनियम 2002। ARC भी सरफेसी अधिनियम के तहत ही काम करेंगे। अब फिर एक और लाइन, सरफेसी अधिनियम को रेगुलेट कौन करता था? RBI। तो यहाँ भी ARC को रेगुलेट कौन करेगा? RBI। तो आप ऐसा कह सकते हो RBI ARC का नियमन करेगा, ARC सरफेसी अधिनियम के तहत कार्य करेंगे और फिर ARC बैंक के प्रतिनिधि के रूप में ग्राहक से ऋण की वसूली करेंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर अगर ARC पैसा कम वसूल पाया तो कोई बात नहीं, ARC का लॉस। ARC ने कैलकुलेट किया था, ज़्यादा वसूल लिया तो प्रॉफिट, कम वसूला तो लॉस है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब मैं एक शब्द यूज़ करना चाह रहा हूँ जो आप कभी करंट में या ऐसे अखबारों में पढ़ेंगे। ये NPA कितना था? 5 करोड़। तो NPA को बैंक ने बेच दिया। यहाँ पे बेचना वर्ड समझिएगा आप, बेच दिया। जो 5 करोड़ की एसेट थी, बैंक ने लोन दिया था ना, तो बैंक के लिए लोन क्या होता है? एसेट। 5 करोड़ की बैंक ने एसेट को बेच दिया, कितने में? 1 करोड़ में। तो यहाँ पे जब कभी कभी आप अखबारों में या न्यूज़ में देखेंगे बैंक ने NPA ही सेल कर दिया है। NPA कितना था? 5 करोड़ का, सेल कर दिया 1 करोड़ में, यानी 5 करोड़ की एसेट को 1 करोड़ में बेच दिया ARC को। क्लियर हुआ? यहाँ सेल करने का मतलब समझ आ गया। तो ये ARC सामान्यतः प्राइवेट सेक्टर की कंपनियाँ होती हैं, निजी क्षेत्र का इसमें निवेश होता है और ये कंपनियाँ लोन रिकवर करने का काम में बैंक की हेल्प कर रही हैं। तो इस प्रकार से एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी काम करती है। अब आप शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो जल्दी समझ आ जाएगा। ऐसी कंपनी जो एसेट को रिकंस्ट्रक्ट करती है। एसेट कितनी थी? 5 करोड़। ये वो कंपनी है जो 5 करोड़ की एसेट को पुनर्गठित कर देती है,
1 करोड़ 1.5 करोड़ जो भी नंबर हो, एग्जाम्पल है, तो उसने रिकंस्ट्रक्ट कर दिया बैंक की एसेट को, तो इसे हम ARC कहते हैं। तो ARC किसके अंडर में काम कर रही है, कौन से अधिनियम से काम कर रही है और कैसे काम कर रही है, आपको क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ARC कोई खास लाभ नहीं दे पाई है अर्थव्यवस्था को। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2015 के आसपास सर्वे में ये आया था स्टेटमेंट कि पिछले 2-3 सालों में मात्र 4 केस ही सॉल्व किए हैं, क्योंकि ये कंपनियां भी केस सॉल्व करने में फेल हो रही हैं, वो ग्राहक से ऋण की वसूली नहीं कर पा रही हैं। तो आपको आंसर क्लियर हो गया होगा, ARC भी क्यों फेल हो रही है, क्योंकि निजी क्षेत्र की कंपनी है और कस्टमर पावरफुल है, वो भुगतान करना ही नहीं चाह रहा, उसके पास तरह तरीके दूसरे तरीके हैं जिनसे बच जाता है वो। तो आप कहेंगे यहाँ पर कानूनी बाधाएं बहुत हैं, अदरवाइज आपके दिमाग में आ रहा होगा सर उसको उठा के जेल में डाल दो। बहुत सारे ऐसे कानून में प्रावधान नहीं है जो होने चाहिए सरफेसी अधिनियम में। यही कारण है कि बैंक हमेशा ये मांग करते रहते हैं कि हमारे पास जो कानून है सरफेसी अधिनियम जिससे हमें वसूलने का अधिकार मिला है वो दंतहीन है, उसमें कोई खास हमें अधिकार मिला ही नहीं है। नहीं तो आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आएगा उठा के जेल में डाल देना चाहिए, तो वो एक विशेष परिस्थिति में ही हो सकता है। हम बात कर रहे थे NPA के उपायों के बारे में। हमने जाना सरफेसी अधिनियम, DRT और ARC, यहाँ तक हम पढ़ चुके। अब हम बात करेंगे इंद्रधनुष अभियान के बारे में। इंद्रधनुष अभियान जैसा इसके नाम से पता चलता है, इसमें 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष में। इसी प्रकार से सरकार ने यहाँ पर NPA के उपाय के लिए एक इंद्रधनुष अभियान चलाया था जिसमें 7 प्रकार के उपाय निकाले गए हैं। तो हम इंद्रधनुष को समझ लेते हैं एक बार, और उसको समझने के लिए हम इस स्लाइड के माध्यम से इसे समझ सकते हैं। देखें ज़रा, इंद्रधनुष में ये मैंने ABCD के क्रम में 7 नाम जमा दिए हैं। तो A फॉर अपॉइंटमेंट, BBB, ये फुल फॉर्म क्या है वो सब चीज़ें एक एक करके देखेंगे। तो आप लोग इसे क्रमिक रूप से देखिए। A फॉर अपॉइंटमेंट, सबसे पहले ये ध्यान रखिए हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं ताकि आपको क्लियर रहेगा कि उपाय कितने कारगर हैं। हमें पढ़ना है कि NPA की वसूली कैसे हो या NPA का क्या उपाय हो सकता है। और आपको ध्यान होगा कि कौन से बैंकों में NPA ज़्यादा परेशान कर रहा है, और वो है पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंकों की बैलेंस शीट ज़्यादा खराब है, उन बैंकों की NPA की स्थिति बहुत बढ़ गई, NPA बढ़ गया। तो अपॉइंटमेंट का मतलब है कि पब्लिक सेक्टर बैंकों में जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उस नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी करना। पब्लिक सेक्टर बैंक में जो मैनेजमेंट के लोग हैं उस मैनेजमेंट स्तर पर नए लोगों की नियुक्ति करना, पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति करना, और ऐसे प्रबंधन स्तर पर ऐसे लोगों की नियुक्ति करना जिनसे हम प्रबंधन को और मजबूत कर सकें। आपको ध्यान होगा जब मैंने NPA के कारण पढ़ाए थे तो बताया था कि पब्लिक सेक्टर बैंकों में NPA ज़्यादा होने का एक बड़ा कारण है बैंकों का खराब प्रबंधन, और कौन से बैंकों का, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंकों का। तो हम नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से प्रबंधन स्तर को सुधार सकते हैं, प्रबंधन को और ठीक कर सकते हैं। और आप ये सब सहमत होंगे कि यदि प्रबंधन ही ठीक हो जाए तो फिर वो बैंक किसी ऋणी को ऋण देते समय पूरी सतर्कता बरतेगा। लेकिन अगर प्रबंधन ही खराब है, उसमें भ्रष्टाचार है, करप्ट है प्रबंधन, तो फिर सारे उपाय कारगर नहीं हो पाते। तो यहाँ पर जो इंद्रधनुष का पहला नाम है उसका हिस्सा वो है अपॉइंटमेंट। यहाँ पर अपॉइंटमेंट किसका किया जाएगा? अपॉइंटमेंट होगा निजी क्षेत्र में काम किए हुए लोगों का। ऐसे लोग जिन्होंने निजी क्षेत्र के बैंकों में काम किया है, टॉप लेवल पर काम किया, उनके पास 15-20 साल का एक्सपीरियंस भी है। प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर चुके हैं उनके वहाँ जो उन्होंने कौशल सीखा, जो उन्होंने प्रबंधन की स्किल सीखी है, उस स्किल का अब हम पब्लिक सेक्टर बैंकों में प्रयोग करेंगे। इसलिए उन लोगों को नियुक्ति दी जाएगी। कहाँ नियुक्ति? पब्लिक सेक्टर बैंकों में। तो आप समझ पा रहे होंगे हम निजी क्षेत्र के कुशल प्रबंधन का लाभ अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में उठाने जा रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर शब्द बोला गया अपॉइंटमेंट। अब क्वेश्चन बनता है अपॉइंटमेंट करेगा कौन? तो ये जो शब्द लिखा है BBB, इसकी फुल फॉर्म है बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो नामक एक संगठन बना दिया, एक निकाय बना दिया। ये बैंक बोर्ड ब्यूरो सिफारिश करेगा कि किस व्यक्ति की नियुक्ति की जाए। बैंक बोर्ड ब्यूरो अपनी सिफारिशें भेजेगा वित्त मंत्रालय को कि पब्लिक सेक्टर बैंक में, जैसे एग्जांपल लेते हैं मान लो कैनरा बैंक, तो कैनरा बैंक में प्रबंधन स्तर पर किन किन लोगों की नियुक्ति की जानी चाहिए। अर्थात बैंक बोर्ड ब्यूरो एक ऐसा निकाय है जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रबंधन स्तर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति संबंधी सिफारिश करेगा, उनके कार्यकाल की सिफारिश करेगा कि उनका कार्यकाल कितना होना चाहिए, उनको प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। और ये सब काम कौन कर रहा है? बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो में RBI और भारत सरकार के
दोनों के प्रतिनिधि होंगे। तो ये संस्था आप कह सकते हो कि नियुक्ति प्रक्रिया को ज़्यादा पारदर्शी करने के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो का सपोर्ट लिया जा रहा है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय का यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री का ही होगा। अगर किसी व्यक्ति को टर्मिनेट करवाना या उसका कार्यकाल समाप्त करना चाहिए तो उसकी सिफारिश करेगा। किसी व्यक्ति का कार्यकाल बढ़ा देना चाहिए, उसके रहने से ज़्यादा लाभ हो पाएगा बैंक को, तो ये सारी सिफारिशें बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा की जाएंगी। नेक्स्ट वर्ड बनता है कैपिटलाइजेशन। देखिए मैंने इसको क्रम में लिखा A B C इस तरीके से, ये आपको ध्यान रखना आसान है, ऐसा नहीं कि क्रम में ही लिखा हुआ था ये। तो इंद्रधनुष अभियान में कैपिटलाइजेशन का मतलब समझते हैं। आप ये देखिए कि हम NPA का उपाय पढ़ रहे हैं। सबसे पहले सोचें कि जब जब NPA बढ़ेगा, NPA बढ़ने से आपको याद होगा बैंकों की बैलेंस शीट खराब हो जाती है। और मैंने बताया था आपको बैंकों पर प्रभाव कि साख सृजन क्षमता कम होने लगती है। इससे बैंकों के सामने एक पूंजी की समस्या आने लगती है। तो यहाँ पर तीसरे उपाय के रूप में पूंजीकरण किया जाएगा, कैपिटलाइजेशन। पूंजीकरण कौन करेगा? तो फिर से वही बात कि पब्लिक सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक में ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी? भारत सरकार की। तो सरकार यहाँ पर पूंजी की व्यवस्था करेगी, जिसे हम पूंजीकरण कह रहे हैं। पूंजीकरण क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि इंद्रधनुष हो या कोई और उपाय हो, NPA एक दिन में समाप्त नहीं हो जाएगा। NPA वसूलने में टाइम लगेगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि जब तक NPA वसूल हो तब तक बैंक पूंजी के अभाव से जूझते रहें और बैंकों का व्यापार सिकुड़ता जाए। इसीलिए बैंक को कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर कैपिटलाइजेशन या पूंजीकरण का इंतजाम भारत सरकार द्वारा किया जाता है। और आप लोग हर वर्ष लगभग बजट में सुनोगे कि X है या XY, कुछ भी नंबर आप रख सकते हो। जैसे अभी रिसेंटली 70,000 करोड़ रुपए पब्लिक सेक्टर बैंकों में सरकार ने डाले थे। तो पूंजीकरण करना यहाँ पर आवश्यक है। नेक्स्ट शब्द है डी स्ट्रेसिंग, स्ट्रेस को कम करना। पब्लिक सेक्टर बैंकों के ऊपर स्ट्रेस बहुत रहता है। स्ट्रेस बोलिए, दबाव बोलिए, तनाव बोलिए, क्यों रहता है ये? देखिए पब्लिक सेक्टर बैंकों में चूँकि सरकार की हिस्सेदारी है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि भारत सरकार की जो योजनाएं आती रहती हैं, उन योजनाओं को लागू करने के लिए उन पर दबाव डाला जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, आप सब लोगों ने इसका नाम सुना ही हुआ। अब प्रधानमंत्री जनधन योजना में लोगों के अकाउंट खोलने हैं, जीरो बैलेंस पर अकाउंट, वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए। अब पब्लिक सेक्टर बैंक में जो स्टाफ NPA की वसूली में इन्वॉल्व था, NPA रिकवर करने में इन्वॉल्व था, उसको कह दिया गया सारे काम छोड़िए, पहले आप जनधन योजना में काम करवाइए, टारगेट पूरा करना है, सरकार का ऑर्डर है। अब चूंकि सरकार का दबाव है तो सभी बैंक के कर्मचारी इस कार्य में लग जाते हैं। इसका परिणाम ये निकलता है कि NPA और बढ़ता जाता है, बैलेंस शीट और ख़राब हो जाती है, और NPA वसूलने के लिए जो काम करना था वो काम नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हमने जो शब्द यूज़ किया है कि डी स्ट्रेसिंग, तो डी स्ट्रेसिंग का मतलब है बैंकों के ऊपर जो तनाव है, जो दबाव है, उसको कम करना। सरकारी योजनाएं जो लागू करनी पड़ती है उनको दबाव में, जैसे आप देखोगे अभी कोविड-19 के समय भी भारत सरकार जो भी योजना ला रही है मजदूरों के लिए, कामगारों के लिए, बैंकों के माध्यम से उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इस समय बैंक बाकी सब काम छोड़ करके पहले सरकार के उस ऑर्डर को लागू करने में लग गए हैं, क्रियान्वयन करने में लग गए हैं। तो बैंक का जो दैनिक कार्य है वो प्रभावित होता है, बैलेंस शीट पर जरूर ही उससे प्रभाव पड़ता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एम्पावरमेंट की। यहाँ जो मैंने शब्द लिखा है एम्पावरमेंट, हिंदी में बोलेंगे तो सशक्तिकरण। पब्लिक सेक्टर बैंकों को सशक्त करना होगा। सशक्तिकरण का मतलब क्या है? सशक्तिकरण का मतलब है कि पब्लिक सेक्टर बैंकों में जो सरकारी हस्तक्षेप है, सरकार का इंटरफेयर होता है, उस इंटरफेयर को कम से कम करा जाए, क्योंकि उस इंटरफेयर की वजह से पब्लिक सेक्टर बैंक स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाते। अब आप कहेंगे सर इंटरफेयर कैसे होता है? तो आप व्यवहारिक तौर पर समझिए कि किसी पब्लिक सेक्टर में, किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में किसी नेताजी ने या किसी ऑफिसर ने फ़ोन कर दिया कि हमारे इस व्यक्ति को लोन दे देना। लोन तो दे दिया जाएगा, लेकिन यदि उसकी सिक्योरिटी उस लोन के लिए सक्षम ही नहीं है, योग्य ही नहीं है, तो फिर भी बैंक में काम करने वाले मैनेजर और कर्मचारियों को दबाव में ऐसा कार्य करना पड़ता है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम नहीं मानेंगे तो फिर हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा वगैरह वगैरह। तो इसलिए आप समझ पा रहे होंगे कि सरकार का हस्तक्षेप बैंकों की स्वतंत्रता को निश्चित ही बाधित करता है, और इस हस्तक्षेप को कम करने के लिए यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया, एम्पावरमेंट। तो यहाँ जो एम्पावरमेंट वर्ड है वो सरकारी हस्तक्षेप को कम करना, बैंकों को तार्किक स्वतंत्रता प्रदान करने से संबंधित है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब है एक प्रारूप, एक ऐसा प्रारूप
जो इस इंद्रधनुष अभियान को ठीक से लागू करा पाए, पारदर्शिता में वृद्धि कर पाए। तो इसके लिए कोई ना कोई प्रारूप, योजना, फ्रेमवर्क होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर फ्रेमवर्क शब्द का प्रयोग किया है। और लास्ट है गवर्नेंस या शासन। देखिए, गवर्नेंस संबंधी समस्याएं हर डिपार्टमेंट में हैं, क्योंकि पूरी जो व्यवस्था है वो जटिल होती है। अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक में ई गवर्नेंस का प्रयोग कर लें, यहाँ पे एक शब्द मैं खुद से जोड़ देता हूँ, ई गवर्नेंस। यदि ई गवर्नेंस का प्रयोग होगा तो पारदर्शिता बढ़ जाएगी। अब आपके दिमाग में आएगा सर इससे कैसे लाभ होगा, तो वो भी समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। आपने देखा होगा कि जब बैंक में कोई कर्मचारी काम कर रहा है, वो मान लेते हैं वो किसी को लोन दे रहा है, तो सामान्यतः तो वो पेपर वर्क पे चलता है, काम फाइल पे चलता है। यदि हम इसे सारे काम को, इस लोन के पूरे प्रोसीजर को टेक्नोलॉजी की हेल्प से ऑनलाइन कर दें, कंप्यूटर का यूज़ करके करें, तो किस व्यक्ति ने लोन पास किया था, किसकी जिम्मेदारी थी, यदि वो एनपीए बन गया तो गलती किसकी थी, ये सारी बातें बाद में आसानी से ढूंढी जा सकती हैं। पुरानी व्यवस्था में क्या होता है, फाइल पर सिग्नेचर किसके हैं ढूंढना बहुत मुश्किल है, जिसके सिग्नेचर थे वो कहीं और पोस्टिंग चला गया। इसकी बजाय अगर हम पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना दें कि किसकी आईडी से लॉगिन किया गया, ये ढूंढा जा सके बाद में, तो फिर हम ढूंढ पाएंगे कि एनपीए बढ़ा क्यों, क्या वो व्यक्ति इन्वॉल्व था, क्या प्रबंधन का कोई रोल था। आजकल आपने देखा होगा बैंक में कर्मचारी अपनी लॉगिन आईडी का यूज़ करते हैं, आईडी कंप्यूटर में डालने के बाद ही वो अपना सारा काम कर पाते हैं। तो पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए यहाँ पर ई गवर्नेंस का प्रयोग किया जा रहा है। और इन सबको एक साथ मिला दें तो फिर नाम बन जाता है इंद्रधनुष अभियान। तो अगर हम निष्कर्ष तौर पे बात करें तो इंद्रधनुष अभियान के माध्यम से एनपीए की वसूली करने की कोशिश की जा रही है। भविष्य में उसके प्रबंधन को सुधारा जा रहा है, पब्लिक सेक्टर बैंकों में स्पेशली। तो हम जो पढ़ रहे थे एनपीए के उपाय, उन उपायों में एक मुख्य उपाय स्पेशली इंद्रधनुष, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट सशक्त, बैड बैंक और आईबीसी के बारे में। पहले हम बैड बैंक की चर्चा कर लेते हैं, फिर प्रोजेक्ट सशक्त के बारे में बात करेंगे। देखिए, आजकल ये वर्ड चर्चा में चल रहा है, ऐसा कोई बैंक बना नहीं है, बैड बैंक जैसा कोई संस्था है नहीं, अभी तक तो नहीं है, लेकिन भविष्य में कोई बन सकती है। तो भविष्य में बनेगी तो आप उसको अपडेट को समझ पाएंगे। नाम से पता चलता है बैड बैंक एक ऐसा बैंक हो जिसे हम कह रहे हैं बुरा बैंक। बुरा बैंक का मतलब, सामान्यतः प्रत्येक बैंक ये चाहता है कि मेरी बैलेंस शीट क्लीन रहे। प्रत्येक बैंक ये चाह रहा है। बैलेंस शीट क्लीन होने का मतलब उसकी जो एसेट परफॉर्म कर रही है वो तो उसकी बैलेंस शीट में नज़र आए, और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो नहीं चाहता कि उसके बैलेंस शीट में नज़र आए। इसलिए वो अपनी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को वहाँ से हटाना चाह रहा है, क्लीन करना चाह रहा है बैलेंस शीट को। तो ये क्या कर सकता है, तो ये बैंक अपनी इस नॉन परफॉर्मिंग एसेट को किसी दूसरी संस्था को बेच दे, जैसे हमने एआरसी में समझा था। ऐसा ही कुछ होगा यहाँ पर भी। बैड बैंक नाम से एक संस्था बना दी जाए, एक बैंक होगा जिसे हम बैड बैंक कह रहे हैं। अन्य सभी बैंक इसे अपने एनपीए को सेल कर देंगे। एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं एसबीआई, पीएनबी, ये सारे बैंकों की बैलेंस शीट में जो एनपीए है ये अपना एनपीए इस बैंक को सेल करेंगे। तो जब सबका एनपीए इसमें आ जाएगा, एनपीए मतलब खराब परिसंपत्ति, वह परिसंपत्ति जो परफॉर्म नहीं कर रही है, तो जब इस बैंक के पास वो एनपीए आ जाएगा तो इसे हम कह पाएंगे ये बैड बैंक है। अब आप समझिए बैड क्यों कहा, क्योंकि ये बैड डेट से भरा हुआ है या लॉस एसेट्स से भरा हुआ है। याद होगा आपको एनपीए की 3 कैटेगरी मैंने बताई थी। तो ये बैड बैंक का मतलब सभी बैंकों से ये उनका एनपीए खरीद लेगा। अब खरीदेगा तो मतलब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कुछ पे भी करेगा। मान लेते हैं कि पीएनबी का 5 करोड़ का एनपीए था, तो इसने खरीद लिया, तो कुछ तो भुगतान किया होगा, 1 आध करोड़ तो कुछ तो भुगतान करेगा। तो बैड बैंक उस भुगतान को करके, बैड बैंक की जिम्मेदारी होगी फिर वो ग्राहकों से ऋण की वसूली करेगा। इसका लाभ क्या है? लाभ ये है कि अब जो एनपीए इन बैंकों की बैलेंस शीट में था, अब वो इनकी बैलेंस शीट से हट करके बैड बैंक की बैलेंस शीट में आ जाएगा। इन सभी बैंकों की बैलेंस शीट साफ़ हो जाएगी। इसका परिणाम निकलेगा कि यदि एसबीआई की बैलेंस शीट साफ़ हो जाती है तो एसबीआई पर जनता का भरोसा बढ़ेगा, एसबीआई को कार्य करने में और स्वतंत्रता मिलेगी, एसबीआई का जो काम करने का तरीका है और ज़्यादा पारदर्शी हो पाएगा। इसलिए पब्लिक सेक्टर बैंकों की बैलेंस शीट को साफ़ करना इम्पॉर्टेंट है। जो हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कोई बैंक है नहीं, तो उसका एक बड़ा कारण बैलेंस शीट खराब होना होता है। तो बैलेंस शीट को क्लीन करना है बहुत ज़रूरी है।
तो मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि बैड बैंक अभी बना नहीं है, ध्यान रखेंगे, चर्चा में है। कभी यदि बनेगा तो आपको उसको अपडेट कर लेना, यद्यपि हो सकता संभावना जल्दी ही आ जाए। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट सशक्त के बारे में। सरकार ने एक अभियान शुरू किया जिसका नाम रख दिया प्रोजेक्ट सशक्त। अब ये क्या चीज़ है? प्रोजेक्ट सशक्त में एनपीए को उसकी राशि के अनुसार आवंटित डिवाइड कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। कमेटी का नाम है सुनील मेहता कमेटी। इस सुनील मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर प्रोजेक्ट सशक्त की शुरुआत की गई है। यहाँ जो शब्द बोला गया सशक्त, सशक्त का मतलब है बैंकों की बैलेंस शीट को सशक्त करना, बैंकों की वर्तमान स्थिति को और मजबूत करना। जो मैं लाइन बोल रहा था कि बैंकों के एनपीए को राशि के अनुसार विभाजित किया, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या मतलब है। देखिए, आप ये समझना है कि प्रत्येक राशि वाला एनपीए, जो प्रत्येक व्यक्ति जिसने लोन लिया बैंक से, प्रत्येक व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि वो लोन चुकाना नहीं चाहता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोन चुकाना नहीं चाह रहे, कुछ होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है इसलिए वो लोन नहीं चुका पा रहे। तो इस कमेटी का कहना है कि प्रत्येक एनपीए के साथ एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, सबके लिए समान व्यवहार नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, उसका उन्होंने कारण बताया, यहाँ पे समझ लेते हैं। इन्होंने एनपीए को 3 राशियों के अनुसार 3 भागों में डिवाइड कर दिया। वो एनपीए जो 50 करोड़ से कम राशि तक का है, अगर 50 करोड़ से कम राशि है तो उसको एक कैटेगरी मानी, 50 करोड़ से और 500 करोड़ तक का एनपीए, और तीसरी कैटेगरी में 500 करोड़ से अधिक का एनपीए। देखिए, ऐसा क्यों किया कि यहाँ 50 करोड़ से जो कम राशि वाले एनपीए होंगे इसमें किसान भी हो सकते हैं, और जो 500 करोड़ से अधिक राशि वाले एनपीए हैं उसमें बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर होंगे। तो आप समझ सकते हैं इनके साथ जो व्यवहार हो लोन वसूलने के लिए वो किसान के साथ हो, ऐसा सही नहीं होगा। इसलिए उन्होंने तीनों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। यदि एनपीए 50 करोड़ से कम है तो बैंक अपने स्तर पर एक संचालन समिति का गठन करेगा। बैंक के स्तर पर, कौन सा बैंक? संचालन समिति वर्ड मैंने बोला था। कौन से बैंक की बात हो रही है? जिस बैंक का एनपीए, मान लेते हैं एग्जांपल जैसे एसबीआई का लोन एनपीए बन गया। अब एसबीआई एक संचालन समिति का गठन कर देगा अपने स्तर पर, अगर लोन 50 करोड़ से कम है तो, और ये संचालन समिति 90 दिनों में रिपोर्ट देगी, उपाय बताएगी कि किस प्रकार से एनपीए को कवर किया जा सकता है, एनपीए की कैसे वसूली हो सकती है। यदि ये लोन 50 करोड़ से 500 करोड़ तक था, यानी एनपीए अगर इसके बीच का कोई नंबर है, उसके लिए सभी बैंक मिलकर के एक एग्रीमेंट करेंगे जिसे हम इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट कह देते हैं। इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट। अब यहाँ पे ये आपको समझना होगा। देखिए, 50 से 500 करोड़ तक का जब एनपीए होता है तो किसी एक बैंक का नहीं। मैंने माना कि कोई 400 करोड़ का अमाउंट एनपीए बन गया, तो ऐसे लोन 2, 3, 5 बैंक मिल करके देते हैं। कोई एक बैंक लोन नहीं देता इतना बड़ा, उसमें एक ग्रुप बना के लोन देते हैं ये। तो अगर ये लोन एनपीए बना है तो फिर सबके लिए ही एनपीए हो गया, एसबीआई, पीएनबी, सबके लिए। इसका उपाय क्या होना चाहिए? इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट। क्रेडिटर किसको कह रहे हैं? लोन देने वाले को क्रेडिटर कहते हैं, और लोन जो ले रहा है उसे डेटर कहते हैं। हिंदी में अगर ऋणदाता और ऋणी, तो क्रेडिटर यहाँ पर बैंक है। क्रेडिटर्स के मध्य एक समझौता हो जाएगा। यहाँ पर मान लेते हैं, ये मैंने माना कि 5 बैंक है, पांचों बैंकों के बीच एक समझौता हो गया कि हम इस व्यक्ति से या इस कंपनी से कैसे ऋण वसूलेंगे। तो इस एग्रीमेंट को बोला गया इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट। क्लियर? ये एग्रीमेंट होने के बाद लोन वसूलने के अधिकार दे दिए जाएंगे लीड बैंक को। ये शब्द हम लोगों ने पढ़ा हुआ जब हमने बैंकिंग के टाइप पढ़े थे। लीड बैंक, कोई एक बैंक लीड बैंक होगा, उस लीड बैंक कह दिया जाएगा कि वो ऋण वसूली का समाधान ढूंढे कि कैसे लोन वसूला जा सकता है। और वही क्यों ढूंढेगा, बाद में उस पर कोई क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि सब ने आपस में समझौता कर लिया, उसको ये अधिकार दे दिए। तो लीड बैंक ये कार्य अब करेगा, और लीड बैंक को ये कार्य 180 दिनों में समाधान ढूंढना होगा कि एनपीए की वसूली कैसे की जा सकती है। ये कब है, किस केस में? जब लोन 50 करोड़ से 500 करोड़ तक है। तीसरा केस है 500 करोड़ से ज़्यादा अगर ऋण की राशि है तो 500 करोड़ से यदि ज़्यादा लोन के अमाउंट होगा तो उसके लिए एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाएगी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब दिमाग में आता है ये क्या चीज़ है? आपको एआरसी याद होगा,
एआरसी कैसे करता था? एआरसी निजी क्षेत्र की कंपनी थी, लोन को खरीद लेता है, एनपीए को खरीद लेता है। ऐसा ही काम ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी करेगी। अभी तक ये बनी नहीं है, प्रस्ताव है कि ऐसा होना चाहिए कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऋण को खरीद लेगी और बाद में फिर वसूली करेगी। तो आप कह सकते हो कुछ कुछ ये बैड बैंक से मिलता जुलता है। अब जब बनेगी तो उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि सरकार इसका कैसा स्ट्रक्चर रखना चाहती है। आप कह सकते हो ये बैड बैंक से मिलता जुलता होगा। तो तीनों के माध्यम से प्रोजेक्ट सशक्त पूरा नाम बन जाता है और कोशिश होगी कि लोन को वसूला जाए। लेकिन व्यवहारिक तौर पर आप देखने को मिल रहा है कि अब तक जो हमने उपाय पढ़े, इसमें से कोई भी ऐसा उपाय नहीं मिल रहा है कि जिससे कुछ कारगर रिजल्ट मिल पाए, कि एक परिणाम बेहतर मिल पाए। तीनों उपायों में अगर कोई भी कारगर ना हो तो फिर लिखा हुआ प्रोजेक्ट सशक्त में कि फिर आईबीसी का प्रयोग किया जाएगा। आईबीसी क्या है? इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, दिवालियापन एवं बैंकरप्सी संहिता, उसका यूज होगा, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। अब आप देखेंगे सभी उपायों में आज के समय में जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है वो है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। ये क्या चीज़ है, अब हमें इसे समझना है। अब हमें पढ़ना है आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। ये मैंने कहा था आपसे कि थोड़ा सा जटिल है, तो उसको समझेंगे। आईबीसी को समझने से पहले एक दो छोटी छोटी बातें और जान लेते हैं। जैसे ये तो देखिए एनपीए के उपाय थे। एनपीए संबंधी नीति कौन सी बनाई जा रही है, नीति कौन सी फॉलो की जाती है, उसको समझ लेते हैं। एनपीए की नीति है। अब नीति और उपाय में आप अंतर समझिएगा। नीति का मतलब है इंग्लिश वर्ड पॉलिसी, यानी वो बिंदु जो सभी उपायों में आजमाए जाते हो, सभी उपायों में जिनका प्रयोग किया जाता हो। ये एक एक योजना या एक एक कोई उपाय है। नीति ओवरऑल होती है, जो व्यापक रूप प्रदान करती है, व्यापक दृष्टिकोण बताती है किसी संस्था का। तो आरबीआई और भारत सरकार एनपीए के लिए कौन सी नीति अपनाते हैं, तो उसे कहते हैं 4R। 4R, ये 4R का मतलब यहाँ पर 4 बार R हैं, उन 4R का एक एक मतलब है, उसको हम समझेंगे। पहले 4R को हम समझ जाएं तो हम सभी उपायों को और अच्छे से जान पाएंगे, और फिर जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ आपको इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, उसको ठीक से समझ पाएंगे। तो हम पहले 4R को देख लेते हैं। 4R क्या चीज़ है, ये देखिए, ये है 4R का मतलब। देखिए, सबसे किसी भी समस्या को हल करना हो, एनपीए एक समस्या, ये तो आप जानते ही हैं। किसी भी समस्या को हल करना हो तो सबसे पहली चीज़ है समस्या को ठीक से पहचानो। तो 4R का पहला वर्ड है यहाँ पर रिकॉग्निशन। समस्या को पहले पहचान लो। अब समस्या पहचानने का मतलब आप कहेंगे सर समस्या तो पता ही है कि एनपीए है। एनपीए को ठीक से पहचाना जाए, क्या पहचानना है इसमें, तो एक बार इसका मीनिंग समझ लेते हैं। एनपीए को ये पहचाने उसमें किस बैंक का कितना एनपीए, बैंक को एनपीए पहचाने तो सभी बैंकों का अलग अलग एनपीए आ जाएगा। फिर किस सेक्टर में कितना एनपीए है, सेक्टर का मतलब समझें आप लोग कि एग्रीकल्चर में कितना एनपीए है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितना एनपीए है, सर्विस सेक्टर में कितना है, इंडस्ट्री में भी फिर उसके बाद उसको तोड़ दिया जाए कि सिविल एविएशन सेक्टर की क्या स्थिति है, पावर सेक्टर में कितना एनपीए है, या फिर हम कहें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना एनपीए है, एमएसएमई क्षेत्र में कितना एनपीए है, उसको सेक्टर वाइज पहचाना जाए। इसी सेक्टर का एक और मतलब है, ये भी देखा जाए कि रूरल सेक्टर में कितना एनपीए है, रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों में कितना कितना एनपीए है। प्रत्येक बैंक की बैलेंस शीट में इसको पहचान लिया जाए। इससे होगा क्या, हम अलग अलग क्षेत्र के अनुसार अलग अलग रणनीति बना पाएंगे। क्योंकि अगर हम यही नहीं जानते समस्या है कितनी, किस स्थान पर समस्या ज़्यादा है, तो हम समस्या का उपाय ठीक नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि कई कॉरपोरेट सेक्टर हैं जिनके पास 10-10 हज़ार करोड़, 50,000 करोड़ का लोन लिया हुआ है, पे नहीं कर रहे, एनपीए बन गया। उनसे लोन रिकवरी का तरीका और एक किसान से 2 लाख रुपए लोन रिकवरी का तरीका अलग अलग होना चाहिए। इसीलिए पहले एनपीए को पहचाना होगा। तो आरबीआई के दिशा निर्देश हैं कि सभी पब्लिक सेक्टर बैंक, स्पेशली, वैसे तो प्राइवेट सेक्टर बैंकों को भी करना है, सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों को अपनी एनपीए को पहचानना है, किस क्षेत्र में कितना एनपीए है, किस व्यक्ति का एनपीए है, कौन सी इंडस्ट्री है, वो माइक्रो इंडस्ट्री है, स्मॉल है या मीडियम है, या फिर वो लार्ज स्केल पर काम करने वाली इंडस्ट्री है, वो ग्रामीण क्षेत्र की है, शहरी क्षेत्र की है, या फिर कोई कमज़ोर वर्ग है जिसने ऋण लिया था वो एनपीए बन गया, कार लोन कितना एनपीए है, होम लोन कितना एनपीए है, उसको लोन की कैटेगरी के हिसाब से पहचाना जाए। तो पहला वर्ड है यहाँ पर एनपीए को पहचानना। अब मान लेते हैं हमने एनपीए पहचान लिया, अब क्या किया जाए, तो उपाय ढूंढे। लेकिन आप जानते हैं एनपीए का कोई भी उपाय, आपने पिछली क्लास अटेंड की है तो आपने देखा होगा
एनपीए का कोई भी उपाय इतना कारगर नहीं है कि तुरंत बैलेंस शीट सुधर जाए, तुरंत समस्या हल नहीं होती है। तो समस्या हल होने में टाइम लगेगा। समस्या जब तक हल नहीं होगी तो आपको मैंने बताया हुआ कि बैंकों के ऊपर पूंजी का दबाव रहेगा, क्योंकि जब तक बैंक की बैलेंस शीट खराब है, बैंक को पूंजी जुटाने में दिक्कत आएगी, साक्षरजन क्षमता घट जाती है। इसका उपाय होना चाहिए कि सरकार के द्वारा रिकैपिटलाइजेशन किया जाए, पुनर्पूंजीकरण, पुनः सरकार के द्वारा उन बैंकों में पूंजी उपलब्ध कराई जाए। ध्यान रखें, हम लोग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि उनमें सरकार की हिस्सेदारी ज़्यादा होती है। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार उन बैंकों में पूंजी उपलब्ध कराए, ताकि वो बैंक अपना व्यापार सुचारू रूप से चला सके, ताकि जो जमा करने वाले ग्राहक हैं उनका बैंकों पर भरोसा कम ना हो। ध्यान रखें आप इस बात को। तो दूसरा स्टेप आता है रिकैपिटलाइजेशन, पुनर्पूंजीकरण। अब पूंजी उपलब्ध करा करके हमने समस्या को हल नहीं किया है, लेकिन उस समस्या के कारण बैंकों पर जो विपरीत प्रभाव पड़ने वाला था, हमने उसको कम कर लिया या उसको कंट्रोल में कर लिया, नियंत्रण कर लिया। अब समस्या हल कैसे करें, तो उसके लिए कोई ना कोई प्रस्ताव, यहाँ लिखा तीसरा वर्ड रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन का मतलब है प्रस्ताव, यानी इस एनपीए को जो हमने पहचाना, तो इस पहचानने के बाद क्या प्रस्ताव है, क्या उसका उपाय हो। अब आप समझ सकते हैं जितने मैंने उपायों की लिस्ट आपको समझाई है वो इस तीसरी कैटेगरी में आते हैं। 4R का तीसरा आर का मतलब है यहाँ पर रिजोल्यूशन या प्रस्ताव, कि कैसे समस्या का समाधान किया जाए। जैसे क्या प्रस्ताव हो सकता है, सरफेसी अधिनियम में संशोधन हो जाए, डीआरटी की संख्या बढ़ा दी जाए, एआरसी को और ज़्यादा अधिकार दिए जाएं, या फिर इंद्रधनुष को ठीक से क्रियान्वयन किया जाए। तो ये वो प्रस्ताव होंगे। जैसे प्रोजेक्ट सशक्त एक प्रस्ताव है, इसी प्रकार इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड वो भी एक प्रस्ताव है। तो आप ध्यान दें, वो जो रिजोल्यूशन है वही वहाँ पर उपायों को एंट्री होती है, यहाँ पे आके उपाय आते हैं। और चौथी नीति का पार्ट है कि रिफॉर्म्स अब सुधार किए जाएं, यानी जो एनपीए पहले बन चुका है उनको तो रिकवर करने के लिए हमने प्रस्ताव दे दिया, परंतु भविष्य में कोई लोन एनपीए ना बने, बैलेंस शीट भविष्य में खराब ना हो, इसके लिए कुछ ना कुछ और सुधार किए जाएं। क्या सुधार हो सकते हैं, जैसे आप कह सकते हो कि बैंकों में पारदर्शिता बढ़ाई जाए, गुड गवर्नेंस को बढ़ाया जाए, उसे नीतिगत जो विसंगतियां होती हैं वो कम हो सकती हैं, क्रियान्वयन वाली जो विसंगतियां स्पेशली। तो रिफॉर्म्स में इन प्रस्तावों को लागू करके बैंकों की बैलेंस शीट को साफ किया जाए और पारदर्शिता को और बढ़ाया जाए, ताकि समस्या भविष्य में ना बढ़े। तो आप देखेंगे ये जो 4R है ये एनपीए को कम करने के लिए नीतिगत उपाय है, ये कोई खुद उपाय नहीं है। उपाय तो जितने भी होते हैं वो रिजोल्यूशन का पार्ट है। तो इसी रिजोल्यूशन का एक पार्ट है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। तो हम उस कोड को पढ़ेंगे कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड क्या होता है। आगे देखते हैं हम लोग। तो मेरे ख्याल से आप लोग ये 4R समझ गए होंगे। आप देखेंगे न्यूज़पेपर में बहुत बार रिपीट होता रहता है, स्पेशली आरबीआई के द्वारा इसके बारे में बहुत चर्चा की जाती है। हम आज का जो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड है उसको देख लेते हैं एक बार। देखिए, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी, सबसे पहले हमें इन दोनों का मतलब समझ लेना चाहिए। हिंदी नाम है दिवालियापन एवं बैंकरप्सी संहिता कोड। तो मैं सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग क्लियर करूंगा, तब जान के ये हम जान पाएंगे कि ये इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड है क्या। पहला वर्ड है इंसॉल्वेंसी, हिंदी नाम है इसका दिवालियापन। तो आप ये बताइए, कभी हम जब कहते हैं कि कोई संस्था दिवालिया हो गई, कोई कंपनी या कोई व्यक्ति दिवालिया हो गया, तो दिवालिया का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? पहले वो दिवालियापन का मीनिंग क्लियर करें, फिर दूसरा शब्द पढ़ेंगे, फिर तीसरा शब्द, और फिर इस कोड की पूरी डिटेल से बात करेंगे। तब आपको ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। हाँ जी, बताएं। तो इंसॉल्वेंसी या दिवालियापन का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? तो अपनी आम भाषा में बोलूँ तो सर वो कंगाल हो गया, तो मतलब दिवालिया हो गया, है ना, या उसके पास पैसे नहीं है, इस भाषा में बोल देते हैं कि दिवालिया हो गया। लेकिन इसका टेक्निकल मीनिंग देखें। जैसे मैंने कहा कि राम एक व्यक्ति है और ये दिवालिया हो गया, तो दिवालिया होने का मतलब इसके पास कुछ नहीं बचा, आसान भाषा में। लेकिन अगर इसको मैं टेक्निकल भाषा में बोलना चाहूँ तो इसका मतलब है कि राम ने जिस जिस व्यक्ति से ऋण लिया था वो ऋण अब राम चुका ही नहीं पाएगा, क्योंकि अब इसके पास कुछ नहीं बचा है। और थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड बोले, राम के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपनी लायबिलिटीज़ को अब कम कर सके, देयताओं को कम कर सके, इतनी उसके पास क्षमता नहीं है। यानी दूसरे शब्दों में, राम अपनी वित्तीय देयताओं, फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर पा रहा है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम कहेंगे राम दिवालिया हो गया। इसी प्रकार किसी कंपनी के बारे में सोचें, कोई भी ABC लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, अगर ये कंपनी हम कहें कि दिवालिया हो गई है, तो दिवालिया होने का मतलब ये कंपनी अपनी वित्तीय देयताओं को पूरा नहीं कर पा रही है,
जहाँ से भी इसने पूंजी इकट्ठा की है, धन लिया है, ऋण लिया है, अब इस ऋण को वो नहीं चुका पा रही है और एक सर्टेन कंडीशन के बाद हम उसको कहेंगे कि अब ये दिवालिया घोषित हो गई है। अब आप कहेंगे सर कौन सी वो कंडीशन होती है, तो अगर इसको सरल भाषा में बोले तो कंडीशन क्या हो सकती है, जब किसी संस्था की लायबिलिटीज़ एसेट से बहुत ज़्यादा हो जाए, उस स्थिति को हम कहते हैं कि वो संस्था दिवालिया हो गई। एसेट वो वस्तुएं जिनसे इनकम क्रिएट होती है। अब आप देखिए एसेट कम है यानी इनकम कम आएगी, लायबिलिटीज़ ज़्यादा है। अगर लायबिलिटीज़ एसेट से ज़्यादा हो जाएंगी तो हमने बोला ये कंपनी अब दिवालिया हो गई। ये तो रही इंसॉल्वेंसी की परिभाषा। दूसरा शब्द है बैंकरप्सी। अब चूंकि जब ये कंपनी दिवालिया हो जाएगी तो इससे ऋण की वसूली की जाएगी, जिसने भी ऋण दिया, और स्पेशली यहाँ हम बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो बैंक इससे ऋण वसूलने के लिए प्रोसेस शुरू करेंगे। बैंकों द्वारा या किसी भी वित्तीय संस्था द्वारा इस कंपनी से ऋण वसूलने के लिए जिस कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, कानूनी प्रक्रिया, उस कानूनी प्रक्रिया को बैंकरप्सी कहते हैं। हिंदी में भी इसे बैंकरप्सी लिखते हैं। कोई शुद्ध हिंदी आप ना ढूंढे, वैसे तो शोधन क्षमता ऐसा होता है, बट मुझे लगता है कि वो शब्दों का प्रयोग करें जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। तो ABC लिमिटेड कि इस कंपनी से ऋण वसूलने के लिए बैंकों द्वारा जिस कानूनी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाएगा उस कानूनी प्रक्रिया को बैंकरप्सी कहते हैं। और इंसॉल्वेंसी क्या थी, जब वो संस्था या वो कंपनी अपनी वित्तीय देयताओं को पूरा ना कर पाए। अब ध्यान रखें कि जब कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो उसके बाद ही बैंकरप्सी की प्रक्रिया शुरू होगी, और ये भी आवश्यक नहीं है कि बैंकरप्सी की प्रक्रिया शुरू हो। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों आवश्यक नहीं है, जब देयताएं पूरी नहीं कर पाएगा तो फिर तो बैंकरप्सी तो होना चाहिए। नहीं, बैंकरप्सी तब होगी जब वो बैंक चाहेगा या वो कस्टमर चाहेगा। अदरवाइज एक ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर कि मान लो जिस कंपनी ने ऋण लिया वो ऋण नहीं चुका पाया। हो सकता है ये कंपनी ऋण चुकाने में इच्छुक हो लेकिन उसकी परिस्थितियाँ उसके अनुकूल नहीं है। इस स्थिति में बैंक कहता है कि हम आपको थोड़ा सा टाइम और दे देते हैं, आप ऋण चुका सकते हो, हम कानूनी प्रक्रिया आपके ऊपर नहीं चलाएंगे, आपको टाइम दे देते हैं। अब आप बताओ, टाइम बढ़ा दिया, पहले जितना टाइम दिया था उसकी तुलना में टाइम बढ़ा दिया, या फिर ऐसा हो सकता है बैंक कहे हम आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं लेकिन लोन चुका दो। कुछ याद आ रहा होगा आपको, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स या रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन। तो इंसॉल्वेंसी के बाद जरूरी नहीं है कि बैंकरप्सी की प्रक्रिया का पालन हो। इंसॉल्वेंसी के जस्ट बाद हो सकता है कि बैंक रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स कर दे, और रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट करने का मतलब है बैंक ने टाइम पीरियड बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट कम कर दी, या फिर डेट सिक्योरिटी को शेयर सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए, अगर आपने वो क्लास ठीक से नहीं सुनी है तो ये समझने में दिक्कत आएगी, इसलिए कहा था मैंने आपसे क्रम का पालन करें। तो बैंकरप्सी होगा तब जब बैंक चाहे या कस्टमर, यदि दोनों सहमत हैं तो टाइम और आगे बढ़ा दिया या रेट और कम कर दिया, या डेट सिक्योरिटी को शेयर सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर दिया, जिसे हमने बोला अभी रीस्ट्रक्चरिंग। तो इंसॉल्वेंसी के बाद ही बैंकरप्सी होगा, परंतु प्रत्येक केस में होगा ऐसा अनिवार्य नहीं है। तो हम दोनों शब्द समझ गए, पहला शब्द था इंसॉल्वेंसी, दूसरा शब्द है बैंकरप्सी। अब बात करते हैं तीसरे शब्द की, कोड। हिंदी नाम है कोड का संहिता। जैसे आपने देखा होगा, आपने नाम सुना होगा इंडियन पिनल कोड IPC या CRPC। कोड का मतलब होता है किसी विशेष बिंदु से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को एक ही स्थान पर समेकित करना। यानी मान लो IPC इंडियन पिनल कोड दंड संहिता, तो दंड से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं उन सभी प्रावधानों को अलग अलग स्थान पर रखने की बजाय एक स्थान पर लिखे जाए, ताकि पारदर्शिता रहे कि किस दंड किस प्रावधान का क्या मतलब है। अगर हम सबको एक ही स्थान पर इंगित कर दें, एक स्थान पर रख दें, तो हम कहते हैं हमने संहिता बना लिया, कोड बना लिया। कोड शब्द आगे भी आपको काम आएगा, तो ध्यान दे दोबारा से। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोड की, तो यहाँ पे क्या मतलब है, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो अलग अलग अधिनियम में अब तक थे, उन सभी को एक स्थान पर सम्मिलित करना, एक स्थान पर लिख देना। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो हम कहेंगे कि हमने कोड बना दिया। विभिन्न अधिनियमों से उन प्रावधानों को हटा दिया जाए और एक स्थान पर सीधा सीधा लिख दिया जाए कि इसका मतलब क्या। आपने देखा होगा लॉ की भाषा थोड़ी जटिल होती है। अब मान लो यहाँ पर 5 तरीके के अधिनियम लगे हों कि अधिनियम इंसॉल्वेंसी अगर कोई कंपनी होती है तो अधिनियम X, अधिनियम Y, अधिनियम Z, तो फिर उसको लागू करने में बहुत दिक्कत आएगी। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। जैसे आपसे मैं कहूँ कि इकोनॉमी आपको 10 बुक में से पढ़ना है, एक बैंकिंग का चैप्टर 10 बुक में से पढ़े, तो आप कहेंगे सर कन्फ्यूजन हो गया, सब की बातें मिला करके एक ही बुक में लिख दीजिए।
इसी तरह से यहाँ पर है कि इंसॉल्वेंसी से संबंधित और बैंक करप्सी से संबंधित जितने भी कानूनी प्रावधान हैं उनको एक ही स्थान पर अगर रख दिया जाए तो उसे हम कोड या संहिता कहेंगे। अभी तक ये विभिन्न अधिनियमों में कहें कि विखंडित थे, उनको हमने एक स्थान पर अब ला दिया और एक स्थान पर ला करके कानून बना दिया जिसका नाम रखा IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड। तो मेरे ख्याल से अब आप कोड का मतलब भी समझ गए हैं। अब जब हम तीनों शब्द जान गए हैं और अगर आपको संहिता शब्द में अगर अभी डाउट बचा हो तो थोड़ी देर में और क्लियर हो जाएगा। तीनों शब्द अगर आप जान गए हैं, अब हम समझते हैं इस कोड की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये कोड क्यों बनाना पड़ा। जो मैं कह रहा था कि विभिन्न अधिनियम में है तो वो बात यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। इस कोड को बनाने की आवश्यकता क्यों थी उसको जान लेते हैं। देखिए, अब तक भारत में क्या होता था कि अगर कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए या कंपनी बैंकरप्ट हो जाए तो उससे संबंधित कई कानूनों का पालन करना पड़ता था। जैसे कोई कंपनी अगर इंसॉल्वेंट हो रही है तो कंपनी अधिनियम लगेगा। कंपनी अधिनियम 2013 में जो प्रावधान होंगे वो यहाँ पे लागू होंगे उस कंपनी पर इंसॉल्वेंसी के केस में। इंसॉल्वेंसी वाले कुछ प्रावधान कंपनी अधिनियम में थे। दूसरा, अगर कंपनी इंसॉल्वेंट होगी तो बैंकों से अपनी ऋण की वसूली करेगा, तो बैंक ऋण वसूली करेगा। ये अधिकार बैंक के पास कहाँ से आया, तो आंसर सरफेसी अधिनियम से। तो यहाँ पे सरफेसी अधिनियम 2002 लागू होगा। अगर किसी प्रकार का विवाद हो रहा है तो DRT, और DRT के लिए जो अधिनियम है उसका नाम है RDDBFI अधिनियम 1993। इससे पता चलता है कि कंपनी इंसॉल्वेंट हुई है तो ये 3 और भी कुछ एक्ट हैं, इन अधिनियमों को सम्मिलित रूप से पढ़ा जाएगा तो क्लियर होगा कि कंपनी इंसॉल्वेंट हुई है तो अब क्या किया जाए। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। जैसे कंपनी अधिनियम में 4G के प्रावधान लिखा है कि कंपनी इंसॉल्वेंट होती है तो क्या कर सकते हैं। फिर यहाँ सरफेसी में लिखा है कंपनी इंसॉल्वेंट होती है तो बैंक के पास क्या अधिकार है। यहाँ लिखा है कि DRT में मामला जाए इंसॉल्वेंसी का तो क्या करना चाहिए। अब सब में अलग अलग लिखा होगा तो सबको एक साथ मिक्स करके यूज़ करना बहुत जटिल हो जाएगा, और जितनी ये जटिलता बढ़ेगी उतना ही उस केस को सॉल्व करना या उससे NPE की वसूली करना मुश्किल हो जाएगा। इस जटिलता को कम करना है, पारदर्शिता को बढ़ाना है। और मैं एक लाइन यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ कि जो अब तक भारत में समय लगता था किसी भी कंपनी में अगर इंसॉल्वेंट हो जाए तो बैंक को अपनी ऋण वसूली में औसतन 4 वर्ष का समय लग जाता था पूरा मामला हल होने में। मतलब उसकी इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया शुरू करना, फिर पैसा वसूलना, सब कानूनी प्रक्रिया पूरा करने में बैंकरप्सी, तो 4 वर्ष का औसतन समय लग रहा था। अब आप देखिए 4 वर्ष का समय मतलब बैंक पहले तो 4 साल तक वेट करेगा। दूसरा पॉइंट, बैंक 4 साल तक लागत खर्च करेगा कानूनी प्रक्रिया में। तीसरा पॉइंट, बैंक की बैलेंस शीट 4 साल तक खराब रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चौथा पॉइंट कि अगर 4 साल बाद लोन वसूल हो भी गया, एसेट मिल भी गई जिसको बेच करके बैंक लोन वसूल करेगा, हो सकता है ना उस एसेट की क्वालिटी घट चुकी हो, उस एसेट में कुछ डेप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास आ गया हो। अगर ऐसा होता है तो बैंक जितनी उम्मीद कर रहा था कि रिकवरी हो जाएगी उतनी रिकवरी भी नहीं हो पाएगी। इसीलिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि समय अवधि बहुत ज़्यादा लग रही थी इस पूरी इंसॉल्वेंसी के केस में। क्या किया जाए? बड़ा सिंपल सा आंसर है कि इसकी जटिलता जो है इसको कम किया जाए, और इसी जटिलता को कम करने के लिए इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड बना दिया। अब आप समझ जाएंगे कोड संहिता बनाने का मतलब इन तीनों अधिनियम या इनके अलावा भी किसी अधिनियम में इंसॉल्वेंसी से संबंधित या बैंकरप्सी से संबंधित कोई भी प्रावधान है वहाँ से हटा दिया गया है, उस इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के प्रावधान को इस IBC में डाल दिया, और अगर कोई ओवरलैपिंग थी उसको समाप्त कर दिया, यानी पारदर्शिता बढ़ाई गई है कि प्रावधान का मतलब क्या है। आप ध्यान रखें, गलत नहीं समझना है। मैं आपसे पूछ भी रहा हूँ और बता भी रहा हूँ कि क्या कंपनी अधिनियम समाप्त कर दिया? नहीं, कंपनी अधिनियम अभी भी है, बट कंपनी अधिनियम के इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी वाले प्रावधानों को इसमें डाल दिया गया है, और अगर उसकी किसी और प्रावधान से ओवरलैपिंग है तो उसको ख़त्म कर दिया गया। तो ये तीनों अधिनियम अभी हैं, लेकिन उसमें अब इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के अलग से एक कोड है, अलग से एक कानून है। इंसॉल्वेंसी के केस में अब वो कानून लागू होगा। तो 2016 में सरकार ने इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड संसद से पारित करवाया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, क्योंकि आज के समय में सरकार बस यही दावा कर रही है कि जितना भी NPA कम हो पा रहा है वो इसी कोड से। तो इस कोड को हम ठीक से समझ लिया जाए, हम समझेंगे इसको भी। तो मेरे ख्याल से आप लोग इतना जान गए अब इंसॉल्वेंसी क्या है, बैंकरप्सी क्या है, कोड क्यों बनाया गया, इस कोड को बनाने की आवश्यकता क्या थी। तो अगर मैं इसके उद्देश्य बोलूँ कि कोड क्यों बनाया, तो पहला जटिलता को कम करने के लिए,
दूसरा, इस दिवालियापन की प्रक्रिया को पूरा करने में समय कम करने के लिए जो समय लगता था। तीसरा कह दूं समयबद्ध प्रक्रिया का पालन करने के लिए, एक ही बात है। चौथा कह देते कि पारदर्शिता बढ़े और इस बैंकिंग क्षेत्र की जो वित्तीय संस्थान है हमारे, उनकी बैलेंस शीट को सुधारने के लिए। तो इन कुछ उद्देश्यों से इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड पारित किया गया संसद द्वारा। अब बात करते हैं कि इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड कैसे काम करता है और इसमें कौन कौन से प्रावधान हैं। तो देखिए, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड को लागू करने में 4 संस्थागत आयाम हैं। हम उन 4 संस्थागत आयाम को समझेंगे तो हमें ये पूरा कोड समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश के शब्द ज़्यादा प्रयोग कर रहा हूँ मैं, आप लिखेंगे हिंदी में तो भी इसको इंसॉल्वेंसी, दिवालियापन, प्रोफेशनल एजेंसी ऐसे ही लिखना है। इसमें ज़्यादा शुद्ध हिंदी नहीं करिएगा, यही शब्द यूज़ होते हैं देवनागरी में, आप इनको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें संस्थागत आयाम कौन सा, तो पहला नाम है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। अब ये क्या है, इसको एक एक करके हम समझ लेते हैं। पूरे इस कोड को लागू करने के लिए, जो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड है, इसको लागू करने के लिए कुछ प्रोफेशनल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है। प्रोफेशनल समझ रहे हैं आप? अगर मैं इसको बोलूँ कि पूरी तरह से प्रोफेशनल का मतलब हुआ कि जो लोग इसमें पारंगत हैं, इस काम में, है ना, जो तकनीकी रूप से इसकी जानकारी रखते हैं। किसकी जानकारी? इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया की। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स बोलते हैं हम उनको, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, दिवालियापन प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल का मतलब है कि वो दिवालियापन की प्रक्रिया को ए से जेड तक पूरी तरह से जानते हैं, कैसे प्रक्रिया पालन किया जाता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यदि मामला न्यायालय में जाता है तो किस प्रकार से उसको हैंडल करना है, वो सब इनको आता है। और ये प्रोफेशनल्स लोग जिस एजेंसी में काम करते हैं उनको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। वर्ड क्लियर हो रहा है? ये तकनीकी जानकार लोग हैं, विशेषज्ञ लोग हैं। किसके विशेषज्ञ हैं? इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के विशेषज्ञ। और ये लोग जहाँ नौकरी करते हैं, जिस एजेंसी के अंदर काम करते हैं, उसका पूरा नाम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एजेंसी। क्लियर? तो अब आप कह सकते हो कि इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया को हल करना है, पूरी दिवालियापन की प्रक्रिया पूरा करना है, इसके लिए हमें इस एजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आंसर पहला, उस कोड को लागू करने के लिए, इस पूरे कोड को लागू करने के लिए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी चाहिए। दूसरा शब्द इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़। ये देखें क्या चीज़ है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़। देखिए जब ये आईपीए, अब मैं आईपीए शॉर्ट में बोल रहा हूँ, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। मान लेते हैं कि कोई एक कंपनी दिवालियापन की कगार पर है। इस कंपनी ने बैंक से लोन लिया था, मैंने माना कि इस कंपनी ने बैंक से लोन लिया था 50 करोड़ का। अब वो लोन बन गया है एनपीए। तो क्या किया जाए? तो बैंक ने इसके खिलाफ इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया शुरू करने को कहा। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी जाके प्रक्रिया शुरू करेगी। तो कैसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करेगी? भाई ये कंपनी को अगर बोलेंगे, हाँ भाई, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी वाले आके बोलेंगे हाँ ये कंपनी दिवालिया हो चुकी है, तो कंपनी दिवालिया हुई है या नहीं, इसके कुछ प्रमाण, कुछ तकनीकी आधार तो होने चाहिए। तो ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी वाले लोग, एजेंसी के लोग आके क्या चेक करेंगे? इस कंपनी की लायबिलिटीज़ कितनी है और इस कंपनी की एसेट्स कितनी है। ठीक है? और अगर लायबिलिटीज़ और एसेट में भारी गैप नज़र आ जाए तो वो डिक्लेयर कर पाएंगे कि ये कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है। अब लायबिलिटीज़ और एसेट की जानकारी कहाँ से मिलेगी उनको? तो कंपनी की बैलेंस शीट से। लेकिन कंपनी से ही अगर कहा जाए कि आप अपनी बैलेंस शीट दिखाइए, तो कंपनी अपनी बैलेंस शीट झूठी भी तो दिखा सकती है। आप समझिए, इसमें फ्रॉड भी तो हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कंपनी वाले बता दें सर हमारी तो एसेट बहुत ज़्यादा है, लायबिलिटी कम है, तो हमें इंसॉल्वेंट मत कीजिए। देखिए कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि उसको इंसॉल्वेंट या दिवालियापन घोषित कर दिया जाए, दिवालिया घोषित कर दिया जाए। कारण, किसी भी कंपनी को उन्होंने ब्रांड बनाया होगा तो 15-20 साल 50 साल लग गए होंगे, ब्रांड बनने में टाइम लगा होगा। अब उस ब्रांडेड कंपनी को आकर के कोई मिनटों में समेट दे या कुछ ही दिनों में उसको दिवालिया घोषित करके कंपनी का अस्तित्व ही खत्म कर दे, ये कंपनी कभी नहीं चाहेगी। इसीलिए कंपनी अपने आप को, स्वयं को इंसॉल्वेंट होने से बचाती है। और वो कैसे करते हैं? तो वो लोग अपनी बैलेंस शीट हो सकता है गलत दिखा दे, तो आपके मन में भी आएगा हाँ सर कर तो सकते हैं ऐसा। इसका उपाय है, हमने एक संस्था बनाई है इस इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में, और उस संस्था का नाम है इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ नाम की संस्था इस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी।
कौन सी इन्फॉर्मेशन जो इसको चाहिए। क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस कंपनी की एसेट कहाँ है, कितनी है, कितना वैल्यूएशन है उसका, इस कंपनी की लायबिलिटी कितनी और किस बैंक के प्रति है, कब कब किस किस बैंक से या किस किस NBFC से इसने लोन लिया है, वगैरह वगैरह। तो जो जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी को इनपुट्स चाहिए, आप इनपुट वर्ड समझ रहे होंगे अब मेरा, इनपुट चाहिए, वो इनपुट उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी इस यूटिलिटी नाम की संस्था की। तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ एक संस्था है, जो संस्था या इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी को इस कंपनी से संबंधित सभी तकनीकी जानकारियां उपलब्ध कराएगी। उन जानकारियों के आधार पर ये विशेषज्ञ लोग निर्णय पर जाएंगे, निर्णय पर पहुंचेंगे कि कंपनी को दिवालियापन घोषित किया जाए या नहीं। लाइन क्लियर। अब क्वेश्चन बनता है, आप कहोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इंसॉल्वेंसी ये जो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज़ है ये उस कंपनी के साथ मिली भगत हो सकती है। भाई बिल्कुल चांस तो बनते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो उसका कोई रेगुलेटर भी तो होना चाहिए। तो यहाँ रेगुलेटर बनाया गया इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये देखें, ये तीसरा आयाम जो था, तीसरा आयाम ये वाला, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी एक बोर्ड है, एक संस्था है जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी से संबंधित पूरी प्रक्रिया की देखरेख करेगा, उसका नियमन करेगा, रेगुलेशन करेगा। किस किस चीज़ का रेगुलेशन करेगा, तो ये बोर्ड देखेगा कि एजेंसी ठीक काम कर रही है कि नहीं, ये बोर्ड देखेगा कि यूटिलिटीज़ वाले ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं, ये बोर्ड देखेगा कि एजेंसी ने जो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी से मांगी वो यूटिलिटी उस इन्फॉर्मेशन को सही टाइम पर उपलब्ध करा रहा है या नहीं, अर्थात सही प्रक्रिया का उचित समय पर पालन हो रहा है या नहीं हो रहा, इसकी देखरेख या इसका नियमन करने की जिम्मेदारी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की है। लाइन क्लियर। ये बोर्ड देखेगा सब चीज़ें ठीक समय पर चलनी चाहिए। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये एक रेगुलेटरी संस्था बनाई गई है इस कोड के तहत। पहली एजेंसी थी जिसमें विशेषज्ञ थे, दूसरा यूटिलिटी जो इन्फॉर्मेशन देगा, तीसरा बोर्ड जो रेगुलेट करेगा। इस बोर्ड में RBI और सरकार दोनों के मेंबर होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिब्यूनल की। यदि जैसे हम बात कर रहे थे कि मान लो इस बोर्ड ने देखरेख करी, सब ठीक है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी ने कंपनी की पूरी जांच कर ली, इन्फॉर्मेशन इसने दी थी, कंपनी की पूरी जांच करी, और अब ये IPA यानी एजेंसी, नाम ध्यान है आपको, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। एक बात मेरी ध्यान रखिएगा, आप लोग इन नाम को कई बार बोल लीजिएगा, बोल करके देख लीजिएगा, नहीं तो आपको याद नहीं रहेंगे। तो आपको बार बार बोल के देख लेना चाहिए, मेरी ये सलाह रहेगी, शब्द जुबान पर आसानी से आएंगे। तो ये एजेंसी इस निर्णय पर पहुंची कि कंपनी को दिवालिया घोषित करें या ना करें। तो मैं मान लेता हूँ इसने बोल दिया कि कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया जाए, ऐसा एजेंसी ने कहा। लेकिन एजेंसी जो कहेगी वो सिफारिश है, वो केवल रिकमेंडेशन है, उसको माने या ना माने ये निर्णय कौन करेगा। तो एजेंसी जो भी सिफारिश दे, दिवालियापन कर दिया जाए, दिवालिया घोषित या ना किया जाए, या कुछ और प्रक्रिया अपनाई जाए, जो भी वो सिफारिश देगी, उस सिफारिश के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, इन्होंने रिजोल्यूशन दिया है, समाधान दिया। कौन दे रहा है समाधान? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। तो उसने जो भी समाधान प्रस्तुत किया या रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया, उस रिजोल्यूशन को ही माना जाए या ना, इसका निर्णय ट्रिब्यूनल करेगा। ट्रिब्यूनल द्वारा इसका निर्णय लिया जाएगा। प्राधिकरण या न्यायाधिकरण कह सकते हैं शुद्ध हिंदी में। अब आप देखें इसको, चौथा जो हमारी संस्था थी, उस संस्था का नाम था ट्रिब्यूनल्स। यहाँ दो प्रकार के ट्रिब्यूनल होंगे। एक ट्रिब्यूनल को मैं बोल रहा हूँ DRT, अभी मैं समझाऊंगा आपको। DRT वैसे आपने पढ़ ही लिया। और दूसरे ट्रिब्यूनल का नाम है NCLT। DRT और NCLT समझ लेते हैं जरा। यहाँ पर देखें, मैं कह रहा था आपसे कि एजेंसी ने बोला कि कंपनी के बारे में उन्होंने कुछ सिफारिश दी, जिसको हम कह रहे हैं रिजोल्यूशन प्रस्तुत कर दिया। दिवालियापन करना है, दिवालिया घोषित नहीं करना है, या कुछ और सुझाव, वो सुझाव जाएंगे अब ट्रिब्यूनल के पास। ट्रिब्यूनल दो हो सकते हैं यहाँ पर। एक ट्रिब्यूनल का नाम है DRT की फुल फॉर्म डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, और दूसरा है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। DRT डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और दूसरा है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। DRT ने निर्णय देना या फिर ट्रिब्यूनल NCLT द्वारा निर्णय दिए जाएंगे। आप कहेंगे सर दोनों में से, दोनों की आवश्यकता क्या है? तो एक बार आपको मैंने बताया था कि किसी भी व्यवसाय का
कोई संगठन होता है। आज से करीब मुझे लगता है 4-5 क्लास पहले मैंने बताया था कि किसी भी व्यवसाय का कोई संगठन होता है। कौन कौन से संगठन होते हैं एक बार याद दिलाता हूँ मैं आपको। सोल प्रोप्राइटरशिप या एकल व्यवसाय, दूसरा शब्द था पार्टनरशिप फर्म, तीसरा था HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, चौथा सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी और पांचवा कंपनी। इन पांचों में से किसी भी संगठन में दिवालियापन की स्थिति आ सकती है। तो जब मामला दिवालियापन का हो तो कुछ संगठनों से संबंधित मुद्दा DRT में सॉल्व किया जाएगा और कुछ संगठन ऐसे होंगे जिनके मामले NCLT के पास जाएंगे। जैसे हम जो अभी पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। यदि कोई कंपनी के ऊपर दिवालियापन की प्रक्रिया चल रही थी तो कंपनी से संबंधित मामला NCLT के पास जाएगा। NCLT क्या है? एक ट्रिब्यूनल, एक न्यायाधिकरण जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी द्वारा दिए गए रेजोल्यूशन का निर्णय देगा। ये ट्रिब्यूनल निर्णय देगा। क्या निर्णय? कि उस रेजोल्यूशन को मान लिया जाए, उस प्रस्ताव को, या उसमें और कुछ संशोधन करना है। ये सब निर्णय देने का काम ट्रिब्यूनल का। तो अगर किसी कंपनी से रिलेटेड यह मुद्दा था तो मामला NCLT में जा रहा है। और यदि आप कहें कि ये मामला किसी व्यक्ति या साझेदारी फर्म से संबंधित था तो DRT में मुद्दा, जो मामला है पूरा DRT में जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर दिवालियापन की प्रक्रिया चल रही थी या किसी पार्टनरशिप फर्म के ऊपर दिवालियापन की प्रक्रिया चल रही थी तब तो मामला DRT में जा रहा है। और अन्य केस में, कंपनी के केस में विशेषकर NCLT मामला जाएगा। NCLT डिसीजन देगा। यदि जो NCLT ने डिसीजन दिया उससे कोई एक पार्टी सहमत नहीं और उसके खिलाफ अपील करना चाहते हैं तो वो NCLAT में अपील कर सकते हैं। ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलीय प्राधिकरण या न्यायाधिकरण में अपील कर सकते हैं। तो जैसे आपको याद होगा मैंने बताया था DRT के ऊपर भी DRAT होता है, ऐसी NCLT के ऊपर भी NCLAT संस्था है और उसके बाद फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक मामला चल सकता है। तो पूरी प्रक्रिया में आप देखेंगे 4 संस्थागत आयाम हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ चारों संस्थागत आयाम को और फिर हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। पहला था इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। इस एजेंसी में प्रोफेशनल्स काम करते हैं अर्थात विशेषज्ञ काम करते हैं, इसलिए इस एजेंसी का नाम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। ये तकनीकी जानकार होते हैं, इनको पता होता है प्रक्रिया कैसे चलानी है। दूसरा इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज़, ये इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराएगी किसको? इस एजेंसी को। एजेंसी उस इन्फॉर्मेशन का प्रयोग करके रिजोल्यूशन प्रस्तुत करेगी। लेकिन दोनों ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन ठीक है कि नहीं, इसकी देखरेख और नियमन करने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी नियामक संस्था। और तीसरा ट्रिब्यूनल, चौथी संस्था। ट्रिब्यूनल का मतलब जो इससे संबंधित मामलों का न्यायिक हल करेगी। जब रिजोल्यूशन प्रस्तुत हो जाएगा तो उसका अंतिम निर्णय NCLT या DRT द्वारा दिया जाएगा। ये तो हुई 4 संस्थाओं की बात, जो 4 संस्थागत आयाम हैं। इसमें ध्यान रखें आप लोगों को इसको, क्योंकि इससे संबंधित इसकी विशेषताएं आप जब पढ़ोगे कहीं भी वेबसाइट पर या किसी नोट्स में तो आपको चारों नाम का मतलब पता होना चाहिए। अब बात करें कि ये विशेषता क्या है इस कोड की। तो IBC कोड में लिखा हुआ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में लिखा है, पहली विशेषता है कि दिवालियापन की प्रक्रिया कोई भी शुरू कर सकता है। कोई भी कौन? या तो क्रेडिटर जिसने क्रेडिट लिया और या फिर डेटर। अब बताएं क्रेडिटर किसे कहेंगे? तो मैंने बता रखा आपको, बैंकों को क्रेडिटर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने क्रेडिट दिया है, उधार दिया है, साक्ष्य अर्जित किया। और ऋणी डेटर, तो ऋणी खुद कह सकता है कि सर मेरे ऊपर दिवालियापन की प्रक्रिया पूरी करो, मेरे बस की नहीं है, मैं अब लोन नहीं चुका पाऊंगा। जैसे आपको पता हो हाल ही में रिलायंस में ऐसा हुआ है। जो रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस 2 हैं, आप जानते हैं कि एक रिलायंस, दोनों भाइयों की अलग अलग कंपनियाँ। तो जो कहें कि रिलायंस कंपनी है उसमें ये प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने खुद कहा है, रिलायंस ने, कंपनी ने खुद कहा है कि हमारे ऊपर आप प्रक्रिया को चलाइए। तो डेटर भी कह सकता है और क्रेडिटर भी चाह सकते हैं। देखिए क्रेडिटर तो चाहेगा कि दिवालियापन प्रक्रिया पूरी हो और हमें हमारा पैसा वसूल कर पाए, लेकिन अगर ऋणी को लगता है तो वो भी कह सकता है। दूसरी विशेषता इसकी कि ये पूरी प्रक्रिया 180 दिनों में कंप्लीट कर दी जानी चाहिए। 180 दिनों में, सामान्य रूप से 180 दिनों में कर दी जानी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो इसमें 90 दिन बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन वो कब? जब क्रेडिटर में से 66% क्रेडिटर सहमत हों। कितने परसेंट? 66% क्रेडिटर सहमत होंगे तो 90 दिनों तक इस प्रक्रिया को बढ़ाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट,
कि जब ये मामला चलेगा, पूरा प्रक्रिया चलेगी, तो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और वो ये देखेगा कि प्रक्रिया के तहत कोई कमी ना हो। और इसमें एक और चीज़ बनाई गई है, एक इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी फंड बनाया गया है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी फंड। इस फंड का प्रयोग किया जाएगा इस पूरी प्रक्रिया को चलाने में। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ इंडिकेट कर दूँ, ये पूरे कोड में समय समय पर संशोधन हुआ है और आगे भी होता रहेगा। तो जो मैं आज आपको आंकड़े इसमें बता भी रहा हूँ, आप लोग लेटेस्ट आंकड़े ज़रूर देखें, क्योंकि मैं अभी लेटेस्ट आज तक के बता पाऊँगा, भविष्य में हो सकता है संशोधन हो जाए। 3-4 बार अध्यादेश आ चुका है इसके ऊपर, तो इसलिए समय समय पर इसको अपडेट करें। अब इसमें सरकार ने कहा है, संसद ने संशोधन किया इस कोड में कि 66% ये जो मैंने बोला वित्तीय देनदार कौन है, क्रेडिटर जिसको हम कह रहे हैं, वो लोग, वो अगर सहमत होंगे तो 66% अगर वो सहमत होंगे तो प्रक्रिया को 90 दिन तक आगे बढ़ाया जा सकता है। भविष्य में इस परसेंटेज को बदला जा सकता है कि कहते हैं 50% ही सहमत हो तो भी प्रक्रिया आगे बढ़ जा सकती है। पहले 75% था, बाद में 66 कर दिया गया। अब यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि 180 दिन में होनी चाहिए पूरी प्रक्रिया, अभी हाल ही में इसको संशोधन करके 270 दिन कर दिया और बोल दिया फिर आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये अवधि और ये परसेंटेज चेंज हो सकती है। कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि किस तरीके से ये प्रक्रिया पूरी चलेगी। जो हम बात कर रहे थे आगे, उसमें देखें कि इस पूरी प्रक्रिया में कुछ कमी नज़र आ रही है, क्या कोई आलोचना है इसकी। देखिए, अच्छी बात तो इस पूरी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड की है कि कोशिश की जा रही है कि समय अवधि में पूरा हो। अगर मैं इसका निष्कर्ष निकालूँ या रिजल्ट पे पहुँचे, तो सरकार ने दावा किया है कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास एनपीए वसूल किया जा चुका है इस कोड के माध्यम से। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी कमी नज़र आती है कि भारत में एक तो विशेषज्ञों का अभाव है ही, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स का अभाव है। दूसरी इसमें कमी नज़र आ रही है, ये जो फंड बनाया गया है, इस फंड का प्रयोग किस तरीके से किया जाएगा उसकी प्रक्रिया स्पष्ट नहीं की गई है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फंड की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है। तीसरी बात कि यहाँ पर जो लिखा गया है कि 180 दिनों में या 270 दिनों में पूरी हो जाएगी, जो समय बताया जा रहा है, प्रैक्टिकली उस समय पालन नहीं हो पाता है, क्योंकि न्यायिक मामला जब कोर्ट में जाता है तो फिर स्टे मिल जाता है, फिर लंबा चलता रहता है। इस वजह से आप कह सकते हो कि अभी भी कुछ हद तक इसमें कमियां हैं। बार बार सरकार संशोधन कर रही है। एक बार तो संशोधन ये भी था, आपने अगर पढ़ा हो पहले कभी इसको, या आप आगे देखें, अपडेट करते रहिएगा, कि जिस कंपनी को दिवालिया घोषित किया जा रहा है, जब उसकी बोली लगती है, बोली आप समझ पा रहे हैं, जब जैसे ही बोला कि दिवालिया घोषित कर दो तो उसको बेचने की बोली लगेगी और कोई दूसरी कंपनी उसे खरीद लेगा। जैसे पतंजलि कंपनी ने रुचि सोया को खरीद लिया। अब रुचि सोया के ऊपर लगभग 9,000 करोड़ रुपए का बकाया अमाउंट था, एनपीए था बैंकों का। पतंजलि ने उसको खरीदा करीब 4200 करोड़ में, उस कंपनी को खरीद लिया। तो बैंकों को कितना पैसा मिला? 4200 करोड़। अब बैंकों का बकाया था 9,000 करोड़। तो आप कह सकते हो अभी भी 50% बैंकों का पैसा रिकवर हो ही नहीं पाया। तो यानी ये तो ठीक है कि समथिंग इज़ रिकवरिंग, कुछ मिल रहा है, लेकिन पूरा इससे भी वसूल नहीं हो पा रहा है। तो उसमें अभी और सरकार को समय समय पर सुधार करने होंगे और करने चाहिए। तो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड आज के समय में एनपीए को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण उपाय बन रहा है। सबसे महत्वपूर्ण मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी कुछ नंबर बताए जा रहे हैं, 2 लाख करोड़ या 1.5 लाख करोड़ रिकवर हो पाया, और किसी उपाय से इतनी रिकवरी नहीं हो पा रही है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये कारगर उपाय है। कंपनियां नहीं चाहती हैं कि उनको इंसॉल्वेंट घोषित किया जाए, और यहाँ पर अगर सरकार का व्यू देखें तो सरकार भी चाहती है कि कंपनी को इंसॉल्वेंट घोषित ना किया जाए। कारण, एक बार अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई तो कंपनी समाप्त, और कंपनी इंसॉल्वेंट होने का मतलब वहाँ से उत्पादन रुक जाएगा, वहाँ जो रोज़गार मिला हुआ था वो ख़त्म होने लगेगा, बेरोजगारी की समस्या बढ़ने लगेगी। और ऐसा भी नहीं है कि बैंक पूरा वसूल कर पाए, तो बैंकों को भी पूंजी तो बाद में सरकार को डालनी ही पड़ेगी। इसीलिए सरकार भी इस फेवर में है कि बजाय कंपनी को इंसॉल्वेंट करने के रीस्ट्रक्चरिंग किया जाए। और अभी आप देखोगे कोविड-19 के समय में भी कि सरकार बार बार रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है एमएसएमई क्षेत्र के लिए विशेषकर। रिसेंटली एक नया इसमें सरकार ने ऐड किया है प्रोविज़न, और वो ये कि जो एमएसएमई क्षेत्र है उसमें जो काम करने वाली इकाइयाँ हैं, यदि उनका लोन 1 साल तक एनपीए बना रहता है तो भी उनके ऊपर इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया नहीं चलाई जाएगी। यानी उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया, थोड़ी छूट दे दी। फिर से सुने,
अगर 1 साल तक वो लोन नहीं भी दे पा रहे हैं, एनपीए में है वो बैलेंस शीट में, फिर भी बैंक उनके ऊपर इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस नहीं चला पाएगा। सरकार ने ऐसी ऑर्डर दिया, ऐसा प्रावधान कर दिया। क्या पर्पज़ है इसका? ताकि एमएसएमई क्षेत्र को इस चीज़ का डर ना रहे कि अब हमें दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा। उनको थोड़ी राहत देने की कोशिश की गई है, क्योंकि कोविड-19 का समय ही कुछ ऐसा है, एमएसएमई क्षेत्र को परेशानी हो रही होगी। तो इसीलिए समय समय पर इसमें संशोधन किया जाता है। तो मेरा मानना है कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार नोट्स इसके ज़रूर पढ़ें और उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। तो ये तो हुई इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड की बात। अब मैं यहाँ पर साथ में एक चीज़ और जोड़ देता हूँ। एक और शब्द है, एनपीए के उपायों में ही है, वो समय समय पर आरबीआई यूज़ करता है, उसे बोलते हैं पीसीए। और पीसीए की फुल फॉर्म है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, त्वरित कार्रवाई। आरबीआई द्वारा कभी कभी बैंकों के ऊपर त्वरित कठोर कार्रवाई कर दी जाती है, जिसे हम शॉर्ट में पीसीए या प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन कह देते हैं। कब कर रहा है आरबीआई बैंकों के ऊपर कार्रवाई? जब बैंकों का एनपीए बहुत ज़्यादा हो गया। अब आप देखें क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कुछ कार्रवाई बताऊंगा जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। एक आध पॉइंट होगा जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आरबीआई देखता है जब बैंकों का एनपीए बहुत बढ़ गया, एनपीए बहुत बढ़ता जा रहा है, तो ये तो आप सब लोग समझ रहे होंगे कि एनपीए बढ़ रहा है मतलब बैलेंस शीट खराब हो रही है। तो आरबीआई क्या क्या देता है? बैंकों की साख सृजन क्षमता पर रोक लगा देता है। साख सृजन क्षमता पर रोक, प्रतिबंध लगा दिया। आरबीआई ने ऑर्डर दे दिया। अब वो बैंक जिसका एनपीए एक लिमिट से ज़्यादा हो चुका है, आरबीआई ने कहा अब तुम साख सृजन नहीं कर पाओगे, आसान भाषा में लोन नहीं दे पाएगा। दूसरा, उनको नई शाखाएं या ब्रांच नहीं खोलने की अनुमति रहेगी। अगर ब्रांच खोलनी है तो पहले आरबीआई से अनुमति लो, और आरबीआई अनुमति नहीं देगा, प्रतिबंध लगा दिया। किसी भी नए कर्मचारी की भर्ती नहीं हो पाएगी। किसी भी कर्मचारी का वेतन में अगर बढ़ाना है वेतन, तो वेतन बढ़ाने से पहले भी आरबीआई से अनुमति लेनी पड़ेगी, वेतन भी बढ़ा नहीं पाएंगे। जो बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको याद आ रहा होगा, मैंने कहा था कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आवश्यकता होती है। तो बैंक एक कंपनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में किसकी नियुक्ति होगी, किसको हटाया जाएगा, ये सब निर्णय भी आरबीआई की अनुमति से होंगे। तो आसान भाषा में बोलूँ तो पूरी बैंक की बैंकिंग प्रणाली या बैंकिंग क्रियाविधि आरबीआई के कंट्रोल में चली जाती है जब आरबीआई किसी बैंक के ऊपर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लागू कर दे। मैं एक एग्जांपल से और समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके ऊपर आरबीआई ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन प्लान लागू कर दिया। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ये सभी निर्णय लेने से पहले आरबीआई से पूछेगा। एक और पॉइंट जो आपको मैंने पढ़ा रखा है तो उसको यहाँ पे समझ जाएंगे आप लोग। प्रोविजनिंग की राशि बढ़ानी पड़ेगी, आपको ध्यान आ रहा होगा प्रोविजनिंग। तो प्रोविजनिंग बढ़ाएंगे तो और साख सृजन क्षमता कम हो जाएगी, और जैसे ही प्रोविजनिंग बढ़ाएंगे तो बैंकों का फिर आरओए, रिटर्न ऑन एसेट, घटने लगेगा। तो बैंकों के ऊपर बहुत ज़्यादा कठोर नियंत्रण लागू कर दिए जाते हैं आरबीआई से, जिन्हें हम प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखें, ये पीसीए इंपॉर्टेंट है क्योंकि समय समय पर आरबीआई लागू करता रहता है। अब मैं आपको एक करीब 1-1.5 साल पुरानी बात एक बता रहा हूँ जो आपको आगे भी कभी न्यूज़ में मिल सकती है। 11 पब्लिक सेक्टर बैंकों के ऊपर आरबीआई ने पीसीए लागू कर दिया था। 11 बैंक थे। अब अगर इनके ऊपर लागू कर देंगे तो आप बताइए साख सृजन क्षमता इनकी रुक गई। दूसरे शब्दों में बाज़ार में अब लोन नहीं मिल पाएगा आसानी से। लोन नहीं मिलेगा तो इसका असर पड़ेगा इंडस्ट्री पर, और इंडस्ट्री अगर प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी, प्रोडक्शन कम होने लगेगा, तो मैं कह सकता हूँ अर्थव्यवस्था की ग्रोथ घटने लगेगी। जब ऐसा होने लगा तो भारत सरकार के कुछ मंत्री और कुछ नेताओं ने आरबीआई की आलोचना करी, और आलोचना क्या कि आपने गलत एक्शन लिया है। आरबीआई ने उसका जवाब दिया कि हमने ये एक्शन क्यों लिया है, क्योंकि इन बैंकों का एनपीए बहुत ज़्यादा है, इन बैंकों की बैलेंस शीट बहुत ख़राब हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से अगर तार्किक रूप से देखा जाए तो आरबीआई का एक्शन सही है। आरबीआई जो कहना चाह रहा है कि बैंकों की बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा उसकी क्वालिटी एसेट्स की ख़राब हो चुकी है, अगर हम ये एक्शन नहीं लेंगे तो भविष्य में हो सकता है कोई बैंक दिवालिया हो जाए। इस भविष्य की विकराल समस्या से बचने के लिए हमने ये किया। यद्यपि इसका ग्रोथ पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। फिर बाद में जब आरबीआई ने कुछ समय बाद ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक 11 थे, इनकी संख्या धीरे धीरे घटाई और प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से उनको बाहर करते गए। जैसे जैसे पीसीए से बाहर होते गए तो वो बैंक फिर सामान्य परिस्थितियों में काम करने लग गए।
तो मेरे ख्याल से तार्किक रूप से तो ये आवश्यक है, रेगुलेटर या नियामक की जिम्मेदारी बनती है, उसका कर्तव्य है कि समय समय पर बैंकों पर कठोर कार्रवाई करे यदि बैंकों की बैलेंस शीट खराब है तो। अब इसी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में एक कार्रवाई और होती है, मैं यहाँ पे जस्ट उसका नाम बताऊँगा क्योंकि अभी वो समझ नहीं आएगा आपको। उसे कहते हैं CRAR या इसी का दूसरा नाम है CAR। इसको चेंज कर देता है RBI। ये भी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का ही हिस्सा है, लेकिन इसको चेंज करने का मतलब बढ़ाता है या घटाता है, ये हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम इसका मीनिंग नहीं जानते। तो CRAR क्या होता है या CR क्या होता है, इसको हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही। लास्ट क्लास में जैसा कि आपको याद होगा हम पढ़ रहे थे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के बारे में, यानी त्वरित कठोर कार्रवाई। और मैंने आपको बताया था कि RBI NPA यदि बैंकों का बहुत बढ़ जाता है तो RBI कुछ कठोर कार्रवाई करता है, और उसी कठोर कार्रवाई का एक भाग होता है CRAR या CAR। उसको जानते हैं आज वो क्या चीज़, और उस पर क्वेश्चन भी अभी रिसेंटली आया था UPSC में। तो CRAR को जानने के लिए उससे रिलेटेड कुछ और बातें भी हम समझ लेते हैं कि वो क्या होती हैं। जैसे एक संस्था है जिसका नाम है BIS, इसकी फुल फॉर्म है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट 1930 में ये संस्था बनाई गई थी। अगर आपको ध्यान हो तो 1930 में पूरे वर्ल्ड में 1929-30 में महामंदी बिग रिसेशन आया था, उस समय संस्था की गठन हुआ। ये एक ऐसी संस्था है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ उपाय बनाती है। वित्तीय व्यवस्था में जोखिम हमेशा रहता ही है, जैसा आप जानते हैं कि जैसे जैसे NPA बढ़ेगा तो जोखिम और बढ़ जाता है। उस वित्तीय व्यवस्था के जोखिम को कम करने के लिए, रिस्क को कम करना या रिस्क का प्रबंधन करना या वित्तीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट इस संगठन के द्वारा कुछ मानक या नियम तैयार किए जाते हैं। और ये जो मानक या नियम तैयार किए जाते हैं, ये BIS के हेडक्वार्टर में इनकी मीटिंग होती है। इस जो मीटिंग है ये बेसल शहर में की जाती है। बेसल एक स्विट्ज़रलैंड का शहर है। आप लोगों ने बहुत सुना होगा बेसल मानक, ये नाम सुना होगा बेसल मानक। तो बेसल एक्चुअली क्या है, एक शहर का नाम है स्विट्ज़रलैंड का। इस बेसल शहर में BIS यानी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के सदस्य बैठ के मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में मानक तैयार किए जाते हैं कि किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय व्यवस्था के जोखिम को कम से कम किया जा सके। तो सरल शब्दों में बोला जाए तो ये एक ऐसी संस्था है जो अगर बैंक दिवालिया होने की अगर तरफ जा रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने के उपाय या मेजर्स बताती है। इस संस्था में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट में इसमें जो सदस्य हैं देश, जैसे भारत भी सदस्य है, तो सदस्य देशों के गवर्नर, RBI के गवर्नर, जैसे केंद्रीय बैंक के गवर्नर बात करें तो सदस्य देशों के केंद्रीय बैंक के गवर्नर भाग लेते हैं, और जो वित्त मंत्री होंगे वो भी इसमें भाग लेंगे। बैठ करके व्यापक चर्चाएं की जाएंगी, मानक तैयार किए जाएंगे। आपने देखा हो तो अगर 2008 में जब मंदी आई थी अमेरिका में, तो उस समय एक बात सामने आई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय व्यवस्था में बहुत ज़्यादा जोखिम प्रबंधन नहीं किया जाता है। सभी बैंक और सभी देशों में ऐसा देखा गया कि वित्तीय व्यवस्था के नियमों को ताक पे रख करके कार्य किए जाते हैं, बाद में जोखिम बढ़ जाता है, फिर NPA बढ़ने लग जाता है। और 2008 में हमने देखा कि लेहमैन ब्रदर्स जैसे बड़े बैंक दिवालिया हो गए, और उसके बाद करीब अमेरिका में 150 बैंक दिवालिया हो गए थे। तो जैसा अमेरिका में हुआ वैसा कहीं और ना हो, इसके लिए धीरे धीरे इनमें कठोर नियम बनाए जा रहे हैं, मानक बनाए जा रहे हैं। जब पहली बार बेसल में मानक बनाए गए तो उनको कहा गया बेसल 1, पहली बार मानक बनाए गए। दूसरी बार मानकों में संशोधन किया तो बेसल 2, और इसी प्रकार मानक थर्ड टाइम संशोधन किया तो बेसल 3। तो बेसल 1, 2, 3 क्या है? बेसल शहर का नाम है, और 1, 2, 3 मानकों का प्रथम बार, दूसरी बार, तृतीय बार संशोधन है। अब इसमें कौन से मानक बनाए जाते हैं कि वित्तीय व्यवस्था के जोखिम को कम किया जा सके? तो उन मानकों में से एक मानक है CAR या दूसरा नाम CRAR। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखेंगे, दोनों एक ही बात है। अभी मैं समझा दूंगा आपको। और ये CRR से अलग है, क्योंकि आप लोगों ने CRR पढ़ा हुआ है मौद्रिक नीति में, तो CRR अलग चीज़ है, CAR या CRAR ये अलग है। समझ लेते हैं ये होता क्या है, फिर इसको फिर लिंक करेंगे दोबारा से। CRAR जो वर्ड है इसका मतलब है
कैपिटल, C फॉर कैपिटल, टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, ये इसकी फुल फॉर्म है CRAR की। और जो दूसरा ऑब्लिक लगा के जो मैं वर्ड बोल रहा था CAR, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा मैं। पहले आप CRAR को समझ लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको जटिल लगेगा, तो एक एक करके धैर्यपूर्वक समझें। अब हिंदी में पढ़ें तो पूंजी का अनुपात है ये। आप लोग मैथ्स पढ़े हुए हैं और आपको सी सेट में पढ़ना भी है कि अनुपात है तो कम से कम 2 राशियाँ तो होंगी। तो ये अनुपात लिखा वर्ड किसके बीच में अनुपात है? एक तरफ है कैपिटल और दूसरी तरफ है, ये पूरा शब्द एक ही है, रिस्क वेटेड एसेट्स, हिंदी में जोखिम भारित परिसंपत्तियाँ। जोखिम भारित परिसंपत्तियों का पूंजी के साथ अनुपात, उसे हम कहते हैं CRAR। अभी कुछ समझ में आया नहीं है, इसको एक एग्जांपल से समझें। पहले तो ये देखिए जोखिम भारित परिसंपत्तियां होती कौन सी हैं। तो आप ये बताइए कि बैंक की एसेट कौन सी है? बैंक जो लोन देता है वो बैंक की एसेट है। मैंने पढ़ा रखा है कि बैंक 2 कार्य करता है, एक बैंक लोन देता है, दूसरा बैंक जमा स्वीकार करता है। तो बैंक ने जो लोन दिया वो बैंक के लिए एसेट्स है। और आप सोचें कि उस एसेट में जोखिम छुपा हुआ है कि नहीं? बिल्कुल, लोन जो बैंक ने दिया उसमें जोखिम छुपा हुआ है। तो सरल शब्दों में बोलें तो ये जो लिखा गया यहाँ पर रिस्क वेटेड एसेट, ये लोन को ही कह रहा है, ये पूरा शब्द लोन के लिए है, रिस्क वेटेड एसेट। तो बैंकों की पूंजी और बैंकों द्वारा दिए गए लोन का अनुपात, उसे हम CRAR कहते हैं। और थोड़ा सा क्लियर करते हैं, अभी पूरा क्लियर हुआ नहीं है। मैं मान लेता हूँ कि थोड़ी देर के लिए अनुपात 6% है। 6% अनुपात होने का मतलब है कि बैंक के पास, अगर बैंक के पास मैंने माना कि 100 रुपये की पूंजी थी, 106 कर देते हैं इसको क्योंकि 6% मैंने मान लिया। बैंक के पास अगर 106 रुपये की पूंजी है तो बैंक उसमें से 100 रुपये तक का लोन दे सकता है। तो बैंक ने अपने पास कितना सुरक्षित रखा? 6 रुपये। दोनों के बीच में अनुपात है। 106 रुपये की पूंजी थी तो बैंक 100 रुपये का ऋण दे पाया और 6% उसको सुरक्षित रखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर भाषा देखें तो इसकी जो भाषा बनती है कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो का मतलब है कि बैंकों को अपनी रिस्क वेटेड एसेट्स यानी लोन के एवज में कुछ पूंजी अपने पास सुरक्षित रखनी होती है। ऐसा बेसल मानकों में नियम बनाए गए जिनको RBI ने भारत में लागू किया हुआ है। फिर से पढ़ें, इस लोन के बदले बैंकों को कुछ पूंजी अपने पास सुरक्षित रखनी है। मैंने माना एग्जाम्पल के लिए वो 6% है, मतलब अगर 106 रुपये आपके पास हैं तो उसमें से आप 6 रुपये का लोन, 100 रुपये का लोन दे सकते हो। 6 रुपये आपको अपने पास सुरक्षित रखना होगा। अब आप कहेंगे सर 100 रुपये के लोन के बदले 6 रुपये सुरक्षित रख के क्या होगा? तो फिर से पुरानी क्लास याद करें। 6 रुपये से बैंक 600 बनाने का तरीका जानता है। यदि बैंक ने 6 रुपये सुरक्षित रखे हैं तो साख सर्जन के माध्यम से भविष्य में उस 6 से फिर से 600 बना लेगा, तो बैंकों का रिस्क कम हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल इसी में ऐड करते हैं। मान लेते हैं इस अनुपात को यानी CRAR जो 6% माना, इसको बढ़ा करके अगर 9% कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए इसको, तो अब क्या होगा? अब बैंक को 109 रुपये होंगे तभी वो 100 रुपये का लोन दे पाएगा। 100 रुपये का लोन तभी दे पाएगा जब उसके पास 109 की पूंजी थी। पूंजी 109, लोन का दे पाया 100 रुपये, तो यहाँ पर अनुपात निकल के आया 9% उसने मेंटेन किया। लोन का 9% उसने अपने पास सुरक्षित रखा है। अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि अभी भी अगर बैंक के पास 106 ही है और अनुपात 9% है, क्या वो 100 रुपये का लोन दे पाएगा? नहीं। फिर से सुने, बैंक के पास पूंजी 106 थी, 100 रुपये का लोन दे पा रहा था यदि ये अनुपात 6 माना है तो। लेकिन अगर अनुपात को बढ़ा दिया जाए, 9% कर दिया जाए और पूंजी 106 ही हो बैंक के पास, तो 9% मेंटेन करने के लिए वो 100 रुपये का लोन या ऋण नहीं दे पाएगा, अब वो कुछ कम लोन दे पाएगा। तो क्या मतलब निकला? जैसे जैसे CRAR को बढ़ाया, CRAR को बढ़ाने से बैंकों की लोन देने की क्षमता या दूसरे शब्दों में बैंकों की साख सृजन क्षमता कम हो जाती है। कब हुई कम? जब हमने CRAR को बढ़ा दिया। एक और इसी में ऐड कर देते हैं। अगर मान लो ये अनुपात 12% हो जाए, अब उसी 100 रुपये का लोन देने के लिए बैंक के पास कितना होना चाहिए? तो 112। अर्थात जैसे जैसे हम CRAR को बढ़ाएंगे, यदि बैंक अपना बिजनेस उतना ही सुचारू रूप से चलाना चाहता है तो बैंक को और ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होगी। समझ लें आप, इसको टेक्निकल है, UPSC में अभी रिसेंटली पूछा भी है। फिर से देखें,
अगर हम अनुपात बढ़ा रहे हैं, पहले 6 था 12 कर दिया, तो अगर 100 रुपये का ही लोन देना आपको तो 112 होना चाहिए। बैंक के पास 106 थे, अब 112 होने के लिए मतलब 6 रुपये की पूंजी की व्यवस्था करनी होगी बैंक को, तो और ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। फिर से सुने, CRAR बढ़ाया तो बैंक से साक्षरजन क्षमता कम हो गई। CRAR बढ़ाने से बैंकों को अतिरिक्त पूंजी की व्यवस्था कहीं से करनी होगी। एक और बात, जिस पर्पस से परिभाषा बनाई गई है, तो बताएं आप लोग, यदि हम CRAR को बढ़ा रहे हैं, पहले 6 था तो 100 रुपये के बदले 6 रुपये सुरक्षित रखा, अब 100 रुपये के बदले 9 रुपये सुरक्षित रखा, और अब हमने 100 रुपये के बदले 12 रुपये सुरक्षित रखा, तो क्या आंसर निकलता है? जैसे जैसे CRAR को बढ़ाओगे बैंकों का रिस्क या जोखिम, बताएं, जोखिम कम हो जाएगा, तो बैंकों का जोखिम घटने लग जाता है। तो अब आप समझ पाएंगे CRAR को BIS द्वारा क्यों बनाया जाता है। BIS यानी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के द्वारा अपने मानकों के तहत इस CRAR को समय समय पर बढ़ा दिया गया है। उसको बढ़ाने का पर्पज़ आप समझ गए होंगे कि ताकि बैंकों के जोखिम को कम किया जा सके। CRAR की परसेंटेज कितनी होगी, ये बेसल मानकों में निर्धारित किया जाता है। अब बेसल मानक का मतलब आप जान गए हैं, और बेसल मानकों में जब निर्धारित कर दिया, फिर प्रत्येक देश का केंद्रीय बैंक उन मानकों को अपने देश में लागू करवाएगा। यानी भारत में लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी? RBI की। यद्यपि इन मानकों को तुरंत लागू करना अनिवार्य नहीं है, अगर RBI चाहे तो इनको लागू ना भी करे, लेकिन RBI लागू नहीं करेगा तो दिक्कत क्या होगी? अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों को लागू नहीं करवाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां, जिन्हें हम मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं, वो भारत की कंपनियों के साथ, भारत के बैंकों के साथ व्यापार नहीं करेंगी, ट्रांजैक्शन नहीं करेंगी, क्योंकि वो क्या बोलेंगे, भाई आपके यहाँ तो जोखिम ज़्यादा है, आपने अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन भी नहीं किया, और जब आपके यहाँ जोखिम ज़्यादा है तो फिर हम आपके यहाँ व्यापार नहीं करते, हम आपसे ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। इसीलिए RBI पर यह दबाव रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों का पालन करवाए, ताकि भारत में भी बैंकों पर जोखिम कम हो और ग्राहकों का हित सुरक्षित रहे। लेकिन मैंने कहा जो भारत में अनिवार्य नहीं उसका पालन करवाना। एक बात और, अगर मान लें हम एग्जाम्पल इंडिया में SBI, PNB इनकी, तो आप बताएं कि सबके लिए ये सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? भारत में निर्धारित कौन करेगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित किया बेसल मानकों में, भारत में लागू करवाने की जिम्मेदारी RBI की। तो RBI निर्धारित करेगा कि 6% रखें या 9%, और जब RBI निर्धारित करेगा तो सभी बैंकों के लिए सेम होगा। यानी बेसल मानकों में CRAR की परसेंटेज RBI द्वारा निर्धारित की जाती है, अर्थात केंद्रीय बैंक द्वारा, जो सभी बैंकों के लिए एक समान होती है। क्लियर? केंद्रीय बैंक निर्धारित करेगा। अब बात करें तो आपको इतना तो समझ में आ गया CRAR क्या है। अब बस इसका नाम दूसरा और जान लीजिए, कैपिटल, CAR की फुल फॉर्म कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, हिंदी नाम है पूंजी पर्याप्तता अनुपात। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, पूंजी पर्याप्तता अनुपात। अब इसको इसी नाम को तोड़ के पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा। यह अनुपात कहता है कि बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी होनी चाहिए। इतनी पूंजी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए कि बैंक भविष्य के जोखिम को सहन कर सके। अगर उनके पास 6 रुपये पूंजी थी तो वो कम जोखिम सहन कर पाएंगे, पूंजी 12 रुपये होगी तो जोखिम ज़्यादा सहन कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे, CRAR बोलो या CAR, इसको बढ़ाने से बैंकों का रिस्क लेने की क्षमता और बढ़ जाती है, बैंक ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। यद्यपि CRAR को बढ़ाने से बैंकों को और अतिरिक्त पूंजी की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि CRAR बढ़ने से तुरंत प्रभाव पड़ेगा, साक्षरता क्षमता घटने लगेगी, तो बैंकों को अतिरिक्त पूंजी की व्यवस्था करनी होगी। अब आप देखें कि पब्लिक सेक्टर बैंकों पर दबाव बढ़ जाता है। पब्लिक सेक्टर बैंकों पर दबाव कैसे बढ़ेगा? पब्लिक सेक्टर बैंकों में एक तो NPA पहले से ज़्यादा है, NPA ज़्यादा होने के बाद उनकी साक्षरता क्षमता पहले ही कम है, और यदि इमेजिन करें साक्षरता क्षमता कम होने के बाद, साक्षरता क्षमता घट गई है, उसके बाद भी मान लो CRAR या दूसरा शब्द CAR बढ़ा दिया जाए तो उसकी साक्षरता क्षमता और घटने लगेगी। इस स्थिति में सरकार पर दबाव बढ़ जाएगा कि सरकार को पूंजीकरण और ज़्यादा करना पड़ेगा, पूंजीकरण बढ़ाना पड़ेगा। और यदि सरकार पूंजीकरण बढ़ाती है तो फिर सरकार का खर्च और सरकार का वित्तीय घाटा बढ़ने लगेगा। तो आप देखिए सारी चीज़ अब कनेक्टेड है पब्लिक सेक्टर बैंकों में स्पेशली, क्योंकि NPA और फिर NPA से साक्षरजन फिर
CRAR, ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो ध्यान रखें आप लोग, CRAR या CAR क्या चीज़ है। अब मैं यहाँ पे लिंक कर देता हूँ कि ये CRR से अलग है। आपको याद होगा CRR मौद्रिक नीति का हिस्सा होता है, लेकिन जो अब हम पढ़ रहे हैं वो मौद्रिक नीति का हिस्सा नहीं है। CRR कब रखना पड़ता है? जब RBI मौद्रिक नीति में संशोधन करे तो उस हिसाब से उसको मैनेज करना है। कैश रिजर्व करना है किसके पास? RBI के पास। लेकिन CAR कब बढ़ाना पड़ेगा? जब RBI डिसाइड करे। और CAR बढ़ाने का निर्देश RBI कब देगा? जब RBI को लगेगा रिस्क बढ़ रहा है। और एक चीज़ में आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो तो साथ साथ पढ़ा दिया जाए तो अच्छा रहेगा। प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग क्या था? बैंकों को अपने लाभ का कुछ हिस्सा सुरक्षित रखना पड़ता है। कब? जब वो लोन क्या बन गया? NPA। लेकिन CAR कब रखना पड़ता है? जब लोन दिया जा रहा है। अभी NPA नहीं बना है। लोन देते समय 100 रुपये का लोन दिया, 6 रुपये सुरक्षित रख लिए। यहाँ पर लोन जब NPA बना तो कुछ लाभ का हिस्सा काट करके अपने पास सुरक्षित रख लिया। तो प्रोविजनिंग कब बढ़ती है? जब वो NPA बढ़ रहा है। और CAR कब बढ़ाएगा RBI? जब RBI को लगेगा कि बैंकों का रिस्क मैनेज करना है, रिस्क और घटाना है क्योंकि पहले से रिस्क पे चल रहे हैं, तो RBI CAR को बढ़ा देगा। भारत में अभी बेसल 2 मानकों का पालन किया जा रहा है। बेसल 3 मानकों को हम लागू नहीं कर पा रहे हैं। कारण मैंने आपको जैसा बताया अभी पिछली स्लाइड में कि अगर हम बेसल 3 मानकों को लागू करेंगे, हमें और ज़्यादा परसेंटेज यहाँ मेंटेन करनी होगी, जिसके लिए और ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होगी। RBI के अनुसार भारत में करीब बैंकों को 2.5 लाख करोड़ रुपए की पूंजी की आवश्यकता है, तब जाकर के बैंक बेसल 3 लागू कर पाएंगे। तो अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, कारण अब आप लोग समझ गए होंगे। जैसे हम ये पढ़ रहे थे, शब्दावली थी एक CRAR की। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि PCA के तहत प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। अब उस लाइन को पूरा कर देते हैं। अब आप बताएं, प्रॉम्प्ट करेक्टिव यानी त्वरित और कठोर कार्यवाही करनी है तो क्या किया जाए? तो कठोर कार्यवाही के तहत CAR को बढ़ा दिया। तो RBI ने CAR को तुरंत बढ़ा दिया था ताकि बैंकों का रिस्क मैनेज किया जा सके। तो ये भी कठोर कार्यवाही का हिस्सा था। तो मैं आपको बात कर रहा था, जैसे अभी हम CAR के बारे में बात कर रहे थे, ऐसे ही 1-2 शब्दावली और है, उन्हें भी समझ लेते हैं। वो शब्दावली कौन सी है? कैश डिपॉजिट रेशियो। कैश डिपॉजिट रेशियो, जमा का, नगद का जमा से अनुपात। कैश का डिपॉजिट से कितना रेशियो है? समझे जरा इसको। मान लेते हैं कि, अच्छा पहले इसको समझने के लिए एक चीज़ आप क्लियर रखें कि ये जो 1:2, जिसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं, और मैंने माना कि 1:3, 1/3 लिख दिया, तो कौन सा नंबर बड़ा है? 1/2 बड़ा है 1/3 से। अगर आपको मैथ्स में डाउट हो तो फिर यहाँ पे इकोनॉमिक्स समझने में दिक्कत आएगी। तो कैश डिपॉजिट रेशियो क्या है देखें। मैंने माना कि बैंक के पास 400 रुपये का डिपॉजिट आया, ठीक है, और बैंक ने उसमें से 100 रुपये कैश अपने पास रखा हुआ है। आपने देखा होगा बैंक के पास कुछ कैश रहता है। इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए पुरानी क्लास को मैं एक बार हल्का सा हिंट कर देता हूँ ताकि आपको डाउट नहीं रहेंगे। सारी चीज़ आपस में लिंक है, अब धीरे धीरे लिंकिंग बढ़ती जाएगी। तो याद करके बताएं कि बैंक के पास जो डिपॉजिट आता है, बैंक उस डिपॉजिट का करता क्या है। तो मैंने आपको बता रखा है, बैंक डिपॉजिट लेता है, फिर बैंक पब्लिक को लोन दे देता है। यानी बैंक ने लायबिलिटी क्रिएट की, लायबिलिटी को एसेट में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर जो बैंक के पास 400 रुपये का डिपॉजिट आया, तो बैंक उसका क्या करेगा? तो बैंक उसमें से लोन दे देगा कुछ, लेकिन कुछ पार्ट तो वो कैश रखेगा अपने पास। क्यों? क्योंकि डिमांड डिपॉजिट वाले लोग कभी भी आ सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट याद आ रहा होगा, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। तो कभी भी लोग अपना डिमांड डिपॉजिट का डिमांड करने आ सकते हैं। तो मैंने माना कि 400 रुपये डिपॉजिट आया था, उसमें से उन्होंने 100 रुपये कैश अपने पास रखा। तो कैश डिपॉजिट रेशियो बनता है 1:4, ठीक है। अब मान लेते हैं कि डिपॉजिट तो 400 ही आया है, लेकिन अब की बार बैंक ने, मैंने माना कि उसमें से 200 रुपये डिपॉजिट रखा है। तो ये अनुपात बन गया कितना? 1:2, यानी अनुपात बढ़ गया। कैश डिपॉजिट रेशियो बढ़ गया। कब बढ़ा? जब बैंक अपने पास डिपॉजिट की तुलना में ज़्यादा कैश मेंटेन कर रहा है। और अगर घटा दूं मैं थोड़ी देर के लिए इसको, कि अगर यहाँ 50 रुपये ही कैश रखा है, डिपॉजिट 400 आया, तो अब अनुपात घट गया। पहले था 1/4, अब वो कम हो गया।
कैश डिपॉजिट रेशियो घट गया। कब घटा? जब बैंक ने अपने पास कम कैश रखा। अब आप थोड़ा सा इस पर विचार करें कि बैंक कैश कम कब रखेगा। सिंपल सी बात है, जब उसको ज़रूरत कम होगी। बैंक को कैश की ज़रूरत क्यों होती है? तो मैंने अभी कहा था डिमांड डिपॉजिट वाले लोग आते हैं। एटीएम का यदि चलन बढ़ जाए, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का प्रयोग बढ़ने लगे, नेट बैंकिंग जिसको हम कहते हैं इंटरनेट बैंकिंग, इसका प्रयोग बढ़ने लगे, अगर ऐसा होगा, इन सब का प्रयोग बढ़ने लगे, डिजिटल पेमेंट्स का प्रयोग बढ़ जाए, तो आप बताएं बैंक को कैश की आवश्यकता कम होगी या ज़्यादा? तो पहले कैश 100 रखा था, अब उसने 50 रखा है, क्योंकि अब लोग क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं, एटीएम का यूज़ करके पेमेंट कर देते हैं, जिसे हम कार्ड का कह रहे हैं, कार्ड स्वाइप करके, या फिर कहें कि पेटीएम या यूपीआई वगैरह वगैरह जो डिजिटल पेमेंट्स के ऑप्शन आ गए वहाँ से पेमेंट कर देते हैं। तो कैश की आवश्यकता कम हो जाएगी, और कैश की आवश्यकता कम होगी तो कैश डिपॉजिट रेशियो जो पहले 1/4 था वो 1/8 यानी घट गया। तो ध्यान दें अब लाइन को इस पर कि कैश डिपॉजिट रेशियो में कमी आने लग जाती है यदि डिजिटल पेमेंट, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को मिला के बोलते हैं प्लास्टिक मनी, डिजिटल पेमेंट और प्लास्टिक मनी का प्रयोग यदि बढ़ेगा तो कैश डिपॉजिट रेशियो में कमी आने लग जाती है। ये इंपॉर्टेंट शब्दावली रहेगी, ध्यान रखें, क्योंकि आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ रहा है डिजिटल पेमेंट्स का प्रयोग, क्योंकि अब लोग कोरोना वायरस की वजह से लोग कहेंगे कि हम कैश का प्रयोग कम करेंगे, डर है पता नहीं कहीं नोट के थ्रू वायरस ना आ जाए, इसीलिए धीरे धीरे ये प्रचलन में और बढ़ जाएगा। नोटबंदी के समय बढ़ गया, तब और बढ़ने लगेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो कैश डिपॉजिट रेशियो धीरे धीरे कम होने लगेगा। यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है प्रीलिम्स में। ऐसा ही एक और रेशियो है, उसको भी साथ साथ समझ लेते हैं। उसे हम बोलते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, इसे देखें क्या है। वैसा ही एक एग्जांपल बना लेते हैं। मान लेते हैं डिपॉजिट 400 रुपये आया और बैंक ने उसमें से लोन दे दिया, क्रेडिट दे दिया, मैंने माना 300 रुपये का, तो अनुपात आ रहा है दोनों में 3:4। अब की बार बैंक के पास 400 रुपये डिपॉजिट आया, लेकिन बैंक ने मान लेते हैं 200 रुपये ऋण दिया, तो अनुपात आ रहा है 1/2। अब पहले तो आप ये देख लें कि कौन सा बड़ा है, अनुपात कौन सा बड़ा है, 3/4 या 1/2। अगर आपको डाउट हो तो 100 से गुणा करके हमेशा चेक कर लीजिए। इसको गुणा करेंगे 100 से तो 50% आएगा, और इसको करेंगे तो 75%। तो 3/4 पहले क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो था, अब वो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 1/2 हो गया, अर्थात वो घट गया। कब घटा? जब बैंक ने साख सृजन कम किया। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में कमी आई यदि बैंक साख सृजन कम कर रहा है तो। और दूसरे शब्दों में बोलूँ तो साख सृजन कम करने का मतलब है कि बैंक का रिस्क भी तो कम हो रहा है, सही है। यानी अगर हम किसी बैंक की बैलेंस शीट देखें, बैलेंस शीट से हमें पता चला कि बैंक का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कम है, इसका मतलब है वो डिपॉजिट की तुलना में क्रेडिट कम कर रहा है, जितना डिपॉजिट आ रहा है उसकी तुलना में वो ऋण कम दे रहा है। तो इससे पता चलता है कि बैंक रिस्क कम रिस्क पर है या ज़्यादा रिस्क पर है। तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बैंक के रिस्क को चेक करने में काम आता है, और जो कैश डिपॉजिट रेशियो था उससे ही जानकारी मिलती है कि मार्केट में बैंक कितना अपने पास कैश रख रहा है और कितना प्लास्टिक मनी और इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग बढ़ रहा है। तो दोनों अनुपात काम के हैं, एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में आ सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर बताए हैं। आगे सुनते हैं। ऐसी एक और शब्दावली आज के समय में आई है, उसको भी साथ साथ जान लें, ये नया प्रचलन है। पहले मैं आपको एक पुरानी व्यवस्था सुनाता हूँ, फिर जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ वो समझ में जल्दी आ जाएगा। गांव में एक व्यापारी था, उस व्यापारी को व्यापार करना है और उसको ज़रूरत थी करीब मान लेते 6 लाख रुपए की। अब ऐसे टाइम पे वो लोन कहाँ से लाए, तो 6 लाख उसको बैंक से मिल सकता है, लेकिन बैंक के पास गया तो बैंक ने कहा कि आपके पास सभी दस्तावेज नहीं, हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे। तो फिर बचा क्या? असंगठित बाजार। तो इसने एक सेठ जी से लोन मांगा, उस सेठ जी ने इसको 2 लाख रुपए दे दिए। दोनों एक ही गांव में रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, तो सेठ जी को भरोसा है कि पैसा वापस आ जाएगा। और आप जानते हो कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई सेठ जी से कहेगा कि सर पैसा वापस नहीं आया तो सेठ जी का जवाब आपको पता ही है, फिर क्या बोलते हैं कि जाएगा कहाँ, है ना। समझ रहे हैं, आजकल आप वैसे भी मूवीज़ वगैरह ज़्यादा देख रहे होंगे। तो सेठ जी ने व्यापारी को बोला कि पैसा ले जाओ और टाइम पर चुका देना। उसने कहा ठीक है सर।
लेकिन व्यापारी को चाहिए थे 6 लाख रुपए, उसको और पैसा चाहिए। अब वो कहाँ से लाए? तो इससे बड़ा सेठ गांव में कोई है ही नहीं, इसने ही 2 लाख दिए तो और तो कोई दे ही नहीं पाएगा ज़्यादा। तो एक ऑप्शन बनता है कि किसी इस गांव के अलावा किसी दूसरे गांव के सेठ जी से भी लोन ले ले, लेकिन दूसरे गांव का जो व्यक्ति है वो इस व्यापारी पर भरोसा इतनी आसानी से नहीं करेगा। तो आप कह सकते इस व्यापारी को पैसा जुटाने में, धन जुटाने में बहुत दिक्कत आएगी। इस पुरानी जो परंपरागत समस्या है इसका अब नया हल निकाला गया। अब वो सुनते हैं। एक तरीका है जिसके माध्यम से आजकल ये हो सकता है। मैंने माना कि कोई एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर ऋणी जिसे ऋण की आवश्यकता है वो स्वयं को रजिस्टर करेगा, और ऋणदाता जो लोन देना चाहता है वो भी स्वयं को रजिस्टर कर देगा। दोनों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया अपना अपना। रजिस्ट्रेशन का कुछ शुल्क हो सकता है। उसके बाद मान लेते हैं ये ऋणदाता, मान लेते हैं दिल्ली का रहने वाला है, और ये ऋणी मैंने माना कि मणिपुर में रहने वाला है। तो ये ऋणी और ऋणदाता एक दूसरे को लोन लेने देने की प्रक्रिया को पूरा कर पाएंगे इस वेबसाइट या इस मध्यस्थ के माध्यम से। ये मध्यस्थ है, और ये जो मध्यस्थ है क्या काम करेगा? ऋणी और ऋणदाता दोनों की आपस में बातचीत हो रही है। कैसे हो रही है? इस वेबसाइट के द्वारा। ऋणदाता इस ऋणी को ऋण देने पर सहमत हो गया। किस ब्याज दर पर ऋण देना है, ब्याज दर कितनी रहेगी, दोनों आपसी सहमति से निर्धारित करेंगे। दोनों कौन? ऋणी और ऋणदाता निर्धारित करेंगे कि लोन कितना दिया जाए, लोन कितनी अवधि के लिए दिया जाए। ये दोनों की सहमति से निर्धारित होगा। आप कहेंगे सर ये तो पैसा लेके भाग भी तो सकता, फ्रॉड हो सकता है। बिल्कुल। ये जो मध्यस्थ है जिसे मैं फिलहाल वेबसाइट बोल रहा हूँ, इस मध्यस्थ का काम है कि लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, दस्तावेज तैयार करना, लीगल दस्तावेज इस लोन से संबंधित, ताकि ये ऋणी लोन लेके भागे नहीं, यानी वो लोन एनपीए ना बने। इससे रिलेटेड जो दस्तावेज बनाने का काम है वो इस वेबसाइट का। क्लियर? और यहाँ पर हम इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं पीयर टू पीयर लेंडिंग। पीयर टू पीयर लेंडिंग। पीयर टू पीयर लेंडिंग का मतलब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक मध्यस्थ के माध्यम से ऋण दे रहा है। अब इस व्यापारी को, मान लीजिए जो ऋणी है, मान लेते हैं व्यापारी है, इसको 6 लाख रुपए जुटाने थे। दिल्ली में रहने वाला एक ऐसे व्यक्ति से इसको ऋण मिल पा रहा है जिसे ये जानता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जानता है, और ये सब इस मध्यस्थ के माध्यम से संभव हो पाया। तो आपके दिमाग में आएगा सर इस वेबसाइट को क्या मिला? तो इस वेबसाइट को मिलेगा इन दोनों से शुल्क, एक तरह से कमीशन। ऋणदाता जो रजिस्टर किया, मान लेते 500 रुपये उससे ले लिया, 500 इससे, तो दोनों से उसने कमीशन लिया। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ऐसा आपने कभी सुना नहीं है। आप कहेंगे सर अगर ये फ्रॉड हो गया तो, ये पैसा लेके भाग गया तो? इस मध्यस्थ या इस वेबसाइट की कोई गारंटी नहीं है, इसके लिए ये जिम्मेदार नहीं है, ऐसा आरबीआई ने दिशा निर्देश दे रखे हैं। ये सब संगठित बाजार है, ये अब सेठ जी वाली काम नहीं चल रहा है, संगठित बाजार की बात हो रही है। इस वेबसाइट या इस मध्यस्थ की कोई गारंटी नहीं है। तो आपके मन में आएगा फिर ऋण देना ही कौन चाहेगा? करोड़ों लोग हैं जो लोन देने के लिए स्वयं को इस पर रजिस्टर कर चुके हैं। ऐसी कई कंपनियां हैं जो इस वेबसाइट के रूप में काम कर रही हैं। तो मैं अगर पूरी एक फॉर्मल भाषा में बात करूं तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से ऋणी एवं ऋणदाता वित्तीय लेन देन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मध्यस्थ की भूमिका रहेगी, यद्यपि लोन को वापस वसूलने के लिए इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। एक्चुअली लोन 2 प्रकार का होता है, अगर कैटेगरी में बांटे तो एक को हम कहते हैं सिक्योर्ड लोन, दूसरे को कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन। सुरक्षित ऋण और दूसरा असुरक्षित ऋण। ये जो ऋण है ये असुरक्षित कैटेगरी का ऋण है। इस असुरक्षित कैटेगरी में दोनों रिस्क ले रहे हैं, ये व्यक्ति ऋण चुकाएगा और ये ऋण दे रहा है। तो आप कहेंगे सर फिर तो बहुत ज़्यादा चांस बढ़ रहे हैं फ्रॉड होने के। तो नहीं होता ऐसा, कारण जो लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं वो इतने कठोर होते हैं कि ऋणी चाह करके भी फ्रॉड नहीं कर पाएगा। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि ऋणदाता भी इतना समझदार है कि उसको भी चिंता है अपने पैसे की पैसा वापस आना चाहिए, तो वो सब लीगल डॉक्यूमेंट्स को देख लेगा। हाँ, एक चीज़ यहाँ ध्यान रखें, ये जो लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने वाली मध्यस्थ या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये ऐसा हो सकता है कि ऋणी के साथ मिला हुआ हो, इसलिए इसके ऊपर कोई रेगुलेटर होना चाहिए। तो यहाँ पर रेगुलेटर की भूमिका निभाएगा कौन? आरबीआई, क्योंकि
ऐसी कंपनियों को, ये जो वेबसाइट है, ऐसी कंपनियों को आरबीआई ने P2P NBFC का दर्जा दिया है। पूरा नाम देखें, क्या है पूरा नाम? पीयर टू पीयर NBFC। NBFC हम पढ़ चुके हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो P2P NBFC का दर्जा आरबीआई ने इनको दिया है। उसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देश में 2-3 बातें काम की हैं, जैसे अवधि, लोन की अवधि अधिकतम 3 साल यानी 36 महीने की होगी। लोन का जो अमाउंट होगा वो 10 लाख से ज़्यादा नहीं होगा, 10 लाख तक का अमाउंट होगा। फिर ये वेबसाइट जो कंपनी है, जो मध्यस्थ की भूमिका निभा रही है, ये अपना पैसा लोन नहीं देगी। मान लो इस वेबसाइट के पास है कुछ, पर 50 करोड़ 200 करोड़ है, अपना मनी ये लोन देने में यूज़ नहीं करेगा। ये किसी से लोन दिलवा रहा है और किसी को लोन मिल रहा है। ये तो केवल यहाँ पर गारंटी देना तो है ही नहीं, यहाँ पर केवल लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने की मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा। और ये कंपनी जो मध्यस्थ है, ये सही लीगल डॉक्यूमेंट्स बना रहा है नहीं, इसकी देखरेख की जिम्मेदारी आरबीआई की। तो आरबीआई यहाँ पर पूरी तरह से नियामक के रूप में काम करेगा। NBFC का दर्जा दिया आरबीआई ने इसे। तो आप ध्यान रखें, ये संगठित बाजार है, असंगठित नहीं, ये संगठित बाजार है। अब आप देखें इस पुरानी व्यवस्था को, पुरानी व्यवस्था में व्यापारी को दूसरे गांव से लोन नहीं मिलता था। आज आप चाहें तो आप किसी भी शहर के रहने वाले किसी दूसरे शहर की कंपनी से, दूसरे शहर के व्यापारी से आप लोन ले सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये सब आजकल संभव है। तो कहेंगे इस दूसरे संदर्भ में कि आजकल पूंजी जुटाना आसान है, यद्यपि आपके लिए पूंजी जुटाने संबंधी जो प्रक्रिया है वो थोड़ी जटिल हो सकती है। प्रक्रिया मतलब लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे करने ही होंगे, और जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ। मान लेते हैं इस ऋणी ने इस ऋणदाता से लिए 3 लाख रुपए, ब्याज दर कितनी है? दोनों ने सहमति की होगी, तो लगभग 15-18% के आसपास रहती है। आपको अगर ये ज़्यादा लग रही हो तो ये गलत सोच रहे हैं आप, ज़्यादा नहीं है। सेठ जी से जब लोन लेते हैं तो वहाँ तो 40-50% होता है। तो ये ऋणी ने लोन ले लिया 3 लाख, इसको अभी भी और चाहिए 4 लाख 5 लाख, तो ये दूसरे सेठ जी से या दूसरे ऋणदाता से ले सकता है, तीसरे से भी ले सकता है। सभी केस में मध्यस्थ ये वेबसाइट है। और जब ये कई लोगों से ऋण ले रहा है, अधिकतम कितना ले पाएगा? 10 लाख। कई लोगों से जब ऋण ले पाएगा तो हम बोलते हैं इसे क्राउड फंडिंग। एक टेक्निकल वर्ड है ये, क्राउड फंडिंग। अब दोनों को मिला के मैं लाइन बोल देता हूँ। पीयर टू पीयर लैंडिंग क्राउड फंडिंग का एक तरीका हो सकता है। यानी पहले एक से ऋण लिया, फिर दूसरे से लोन लिया, फिर तीसरे से लोन लिया, और बाद में वो कई लोगों से लोन ले लिया, तो उसे हम बोलते हैं क्राउड फंडिंग। तो वर्तमान में बहुत प्रचलित है और पीयर टू पीयर NBFC का दर्जा दिया है। तो इससे संबंधित कुछ ना कुछ आपको न्यूज़ मिलती रहेगी। इसे आप डिटेल से भी नोट से ज़रूर पढ़ लें, जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा है। और जो इसके दिशा निर्देश थे वो मैंने आपको बता ही दिए कि ये NBFC अपना पैसा नहीं दे पाएगा, ये NBFC जनता से जमा भी स्वीकार नहीं कर पाएगा, गारंटी भी नहीं दे सकता है, मध्यस्थ की भूमिका निभानी है, अधिकतम अवधि 36 महीने, और टोटल जो लोन का अमाउंट है वो अधिकतम 10 लाख। यद्यपि इस नंबर में आरबीआई भविष्य में संशोधन कर सकता है। आरबीआई को लगे कि इसमें कुछ नियम या कुछ गाइडलाइंस को बदलाव करना है तो भविष्य में आरबीआई ऐसा कर पाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। जिज्ञासाएँ आपकी ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे टॉपिक में बहुत होती हैं, तो उनको आप एक बार नोट से भी पूरा कर लेंगे, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा।